गुंगेर अपनी कहानी का जॉन विक है, जो दुनिया के सबसे खौफनाक लेजेंडरी असैसिन के रूप में अपनी पोजीशन बनाए रखता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही आदमी अब एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर बन गया है। लेकिन इससे धोखा मत खाना, उसके पास अभी भी वही स्किल्स हैं और वो गुंडों के एक ग्रुप की ऐसी धुलाई कर देता है जैसे ये कोई मामूली ट्यूसडे हो। अपने टारगेट्स को बैकग्राउंड में ही खत्म करके वो एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट की अपनी नई शान जिंदगी का स्वागत करता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए चलो उसकी बैक स्टोरी में चलते हैं। ये बंदा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन है और हमेशा के लिए इस काम को छोड़ने के लिए अपने आखिरी मिशन पर था। अपने टारगेट चेयरमैन अकागी को पकड़ते हुए वो ऐसी स्पीड दिखाता है जो भगवान जैसी है, गोलियों पर आश्चर्यजनक तेजी से रिएक्ट करते हुए और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म करते हुए। अकागी जानता था कि वो इससे जिंदा बचकर नहीं निकलने वाला और रहम की भीख मांगने लगा। तभी हयाते, जो कि एक असैसिन और तूजी का बेस्ट फ्रेंड है, ने उस आदमी को उसके लिए मार दिया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अकागी को मारने का काम सौंपा था, तो जाहिर है उन्होंने चेयरमैन को गोली मार दी और अपना काम खत्म किया। मारने के थोड़ी देर बाद तूजी ने अकागी के फोन स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी बेटी के साथ उसकी एक फोटो देखी। अब वो मारकाट की जिंदगी में हिस्सा नहीं लेना चाहता था और उसने ऑफिशियली रिटायर कर दिया। तूजी घर लौटता है अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड माई के पास, जो उसके लिए एक अच्छा खाना बनाने का इंतजार कर रही है। रास्ते में हयाते यहाँ तूजी की महारत के गुणगान गा रहा था कि कैसे वो नंबर 1 असैसिन के तौर पर इतना अमेजिंग है। भले ही सब उसके नाम और रेप्यूटेशन से डरते हैं, हयाते को लगता है कि ये उनके काम में मदद करता है। वो पहले से ही दुखी है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए रिटायर हो रहा है। लेकिन हमारा लड़का अपना काम करके थक चुका है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ये सब तब से होने लगा जब से वो अपनी गर्लफ्रेंड मराई से मिला था। वो उसके और उनके कुत्ते जॉन के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता है, जो उसे एक ऐसी गर्माहट देता है जिसका अनुभव वो पहले कभी नहीं कर पाया था। हयाते को लगता है कि एक असैसिन के लिए ये काफी मुश्किल होने वाला है, खासकर जब उसे सिर्फ मारना ही आता हो। हैरानी की बात है, ये बेरहम असैसिन एक लवर बॉय भी है जो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है। घर लौटते हुए तूजी काफी डैशिंग लग रहा है और अपनी नॉर्मल जिंदगी का स्वागत करता है। वो एक गीक की तरह नर्वस है, अपने प्यार से मिलने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खून की महक उसे बेचैन कर देती है और उस पर दहशत छा जाती है। वो मराई के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दौड़ता है उसकी सारी उम्मीदें राख हो जाती हैं। माई अपने कुत्ते के साथ खून के तालाब में पड़ी हुई थी। हार कर वो उसके पास जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर ये कैसे हो गया। अपने ठीक पीछे हयाते को महसूस करते हुए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पुकारता है, जो तूजी की तारीफ करता है कि उसे हमेशा पता चल जाता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। बदकिस्मती से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि उसके जैसे कोई रिटायर्ड लाइफ जिए, खासकर जब वो उनके गोल्स हासिल करने में मदद करने से इनकार कर दे। हयाते को लगता है कि माई एक प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने उसे मार दिया ताकि तूजी आजाद हो सके। ओडिन की मर्जी से वो तूजी को ठीक तभी मार देता है जब वो पहले से ही टूटा हुआ था, सबसे महान असैसिन को खोने का अफसोस करते हुए। अपने आखिरी ख्यालों में तूजी कठोर सच्चाई पर सोचता है। उसके जैसे आदमी कभी भी एक हैप्पी एंडिंग और एक नॉर्मल लाइफ हासिल नहीं कर सकता था, और उसकी वजह से उसके प्यार को एक ऐसे बेरहम कातिल के कर्मों का अंजाम भुगतना पड़ा जिसने बहुत दूर का सपना देखने की हिम्मत की थी। ये तब तक था जब तक उसने बेहोशी की हालत में कुछ आवाजें सुनी जो उसकी मदद कर रही थी। वो आवाजें अनजान लग रही थी, जब तक उसने आखिरकार अपनी आंखें दोबारा नहीं खोली। लेकिन इस बार वो तूजी दी असैसिन नहीं था और न ही वो अपने प्रियजनों के पास मर रहा था। लड़का घबराहट की हालत में बेड से उठने की बेबसी से कोशिश करता है। उसकी नजर धुंधली है जब तक वो आईने में नहीं देखता और रियलाइज करता है कि वो कोई बिल्कुल अलग इंसान है। इस पल एक समय का सबसे डरावना, सबसे बेरहम असैसिन बस एक नौजवान लड़का था। काइडो फुजिवारा को बताया जाता है कि उसने अपने सारे टेस्ट्स क्लियर कर लिए हैं और पिछले महीने के दौरान उसका रिहैबिलिटेशन साइकिल सफल रहा है। डॉक्टर ये बताते हुए खुश है कि लड़के की खोई हुई यादें भी लौट आएंगी जब वो अपनी आम जिंदगी में वापस जाएगा, जिसका मतलब ये था कि काइडो को किसी तरह की अमनीजिया हुई थी। हालांकि ये तो कहानी का एक ही पहलू है, क्योंकि यहाँ हमारे कोरियन जॉन विक के लिए आखिरी चीज जो उसे याद है वो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ देने वाला नजारा था, जो अपने प्यारे कुत्ते के साथ ठंडे खून में पड़ी थी। तूजी नाम का आदमी, सबसे घातक असैसिन जो अपनी अंधेरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था, उसे उसके एकमात्र दोस्त हयाते ने धोखा दिया था। अगली चीज जो उसे पता चली वो एक नवजवान लड़के के शरीर के अंदर है, सिवाय इसके कि उसकी पहचान उस ठंडे दिमाग वाले असैसिन से बिल्कुल अलग थी जैसा वो कभी हुआ करता था। उसके लिए सुलझाने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए उसने हॉस्पिटल में रहते हुए कुछ चीजें जोड़ ली हैं। ऐसा लगता है काइडो फुजिवारा, उसके शरीर का असली मालिक, स्कूल जाते समय ट्रेजेडी का शिकार हो गया और ट्रक उनका शिकार बन गया। लड़के को जानलेवा ब्रेन इंजरी हुई जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, और 1 महीने लंबे कोमा में रहने के बाद वो आखिरकार जाग गया। सिवाय इस बार ये काइडो नहीं बल्कि तूजी है जो सर्जरी की प्रक्रिया और ये कैसे की गई इस बारे में सच में क्यूरियस है। बदकिस्मती से उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसके मारे जाने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ। आखिरी चीज जो उसे याद है वो एक आवाज थी जो दावा कर रही थी कि तूजी का दिमाग बिल्कुल सही सलामत था। 2 और 2 जोड़कर भाई को रियलाइज होता है कि उसकी कंजाकू स्टाइल में लोबोटमी कर दी गई। उसकी मौत के बाद क्या हुआ उसके बारे में कंफ्यूजन उसे घेरे हुए है, लेकिन भावनाओं का एक सैलाब उस पर हावी हो जाता है।
वही बेरहम असैसिन एक के बाद एक आंसू बहाता है, अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड और अपने खुशहाल भविष्य के नुकसान का शोक मनाते हुए। अगले सीन में काइडो को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपने माता पिता के पास जाता है। कियोको, लड़के की माँ, किसी भी माँ की तरह आंसुओं में टूट जाती है जब वो अपने बच्चे को सुरक्षित घर लौटते देखती है। उसके पिता टेरो फुजीवारा एक मंगा आर्टिस्ट हैं जो अपने बेटे की तेजी से आराम पाने का उतना ही जश्न मना रहे हैं। लड़के की मां काइडो की एमनीजिया के बारे में चिंतित है, जबकि उसका पति उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि जैसे ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्साइटेड होकर वो अपने बेटे से उसकी राय के लिए मुड़ते हैं, लेकिन उनके एक्साइटमेंट के विपरीत तुजी को सिर्फ डर का अनुभव हो रहा है। वो समझता है कि उसकी नई पहचान काइडो से जुड़ गई है, लेकिन अगर कोई उसकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं से जुड़ा है तो इसका मतलब है कि चीजें जल्द ही उलझ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए वो एक खुश मुस्कान देता है, अपने माता पिता को विश्वास दिलाते हुए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंदर से सबसे घातक असैसिन ने अभी के लिए घुल मिल जाने का फैसला कर लिया है। हम जल्दी से उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वो घर आते हैं। काइडो यहाँ सच्चा झटका अनुभव करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये बच्चा एक ट्रस्ट फंड बेबी है, क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा है। पता चलता है कि उसके पिता सिर्फ एक आम मंगा आर्टिस्ट नहीं है, वो सफल हैं। भाई ने शायद सोलो लेवलिंग या कुछ वैसा ही लिखा होगा। और हाँ, इससे पहले कि तुम सब मुझे कमेंट्स में घेर लो, मुझे पता है कि वो एक मनहुआ है। साथ ही उसकी माँ एक मशहूर डॉक्टर के परिवार से आती है, तो ये भी कुछ है। क्योंकि लड़के को उसके कमरे की तरफ ले जाती है और अंदर आते ही काइडो अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए एक सेकंड लेता है। असैसिन इस कमरे की साफ सुथराई पर ध्यान देता है, जो बिल्कुल आयोजित है, और सच कहूं तो ये एक आम हाई स्कूलर के रहने की जगह से कुछ अलग नहीं है। लड़के के माता पिता को याद करते हुए उसे याद आता है कि कैसे वो दोनों चिंतित थे, बीमार थे और हॉस्पिटल में अक्सर उसे मिलने आते थे। इसका मतलब है कि काइडो को उसका परिवार प्यार करता है और लाड़ प्यार से रखता है, और ये असैसिन को उसकी गर्लफ्रेंड की एकमात्र इच्छा की याद दिलाता है कि वो खुश रहे। ये ऐसी खुशी है जिसका अनुभव असैसिन अपनी जिंदगी के कारण नहीं कर सका। अगर कुछ है तो असैसिन तुजी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जो काइडो के माता पिता को निराश करे। अजीब तरह से उसे एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखती है। इस बार ये सिर्फ लड़के के माता पिता नहीं बल्कि 3 लोगों का एक और परिवार भी है। चीजों को देखते हुए असैसिन समझ जाता है कि उसे लड़के के बैकग्राउंड के बारे में जो कुछ भी हो सके सब कुछ सीखना होगा। अगली सुबह हमारे पास एक नया विजिटर है। ये लड़की काइडो से मिलने के लिए एक लंबी चौड़ी लिमो में आती है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसे डिस्चार्ज हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है। ऐसा लगता है कि वो उसे मिलने के लिए जिद कर रही है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। लड़के के पिता दरवाजा खोलते हैं तो सामने चमकती हुई यूजुआ को मुस्कुराते हुए पाते हैं। वो अपने दोस्त की हालत देखने के लिए उत्सुक है, पूछ रही है कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही लड़के के पिता जवाब देने वाले होते हैं, काइडो झांकता है और रियलाइज करता है कि यूजुआ वही लड़की है जिसे उसने फोटो में देखा था। बिना एक और पल गंवाए लड़की उसे एक टाइट हग में जकड़ लेती है, उसकी सेहत के लिए अपनी चिंता जाहिर करती है। क्योंकि उन्हें हमेशा की तरह एक साथ देखकर खुश है। जहां तक हमारे लड़के की बात है, वो सबके रिएक्शन को गौर से देख रहा है और इन्फॉर्मेशन जोड़ता है कि यूजुआ उसकी बचपन की दोस्त होनी चाहिए। वो एक्साइटेड है और उसे स्कूल के लिए राइड पर इनवाइट करना चाहती है, लेकिन काइडो मना कर देता है, ये रियलाइज करते हुए कि इस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड उसके खुद के से भी ज्यादा अमीर है। टेरो बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन यूजुआ इस आदमी को सीधा कार में धकेल देती है, उसकी हालत का ख्याल रखने का वादा करते हुए। वो वापस मुड़ती है, काइडो की सफल रिकवरी के लिए एक सेलिब्रेटरी पार्टी का ऐलान करने। उसके माता पिता दोनों हैरान रह जाते हैं और काम पर लौट जाते हैं, जबकि हमारी जोड़ी स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल में कुछ गुंडे जो सड़कों पर रहने वाले लगते हैं अपना प्लान अंजाम देने वाले हैं। तेत्सु उनका लीडर यूजुआ के साथ पंगा लेना चाहता है, भले ही उसके दोस्त डरे हुए हैं कि स्टीव जॉब्स की बेटी को चोट पहुंचाने के लिए वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन्हें एक तेज नजर से देखते हुए तेत्सु अपने चेलों को याद दिलाता है कि वो बेवजह अंडरस्कोर की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसे लगता है कि वो पहले ही किसी खास से पैसे लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास इस काम को करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो ऐसे ही है। जब वो अपने गंदे प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं, यूजुआ की महंगी गाड़ी पहुंच जाती है। सिवाय इस बार वो उसके बगल में एक लड़के को देखकर हैरान है। उसके गुंडे समझाते हैं कि वो बस एक नॉर्मी है जो उसका बचपन का दोस्त है और हाल ही में एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। ये सुनकर तेत्सु को दिलचस्पी आती है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। अगले सीन में यूजुआ और काइडो दोनों अपनी अपनी क्लासेस के लिए अलग हो जाते हैं। असैसिन उसकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक सेकंड लेता है, ये मानते हुए कि वो एक दयालु दोस्त है जो एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती है। अपने नए क्लासरूम में घुसते हुए काइडो को नॉर्मल लाइफ का एहसास होता है, क्योंकि उसने पहले कभी प्रॉपर स्कूल अटेंड नहीं किया था। अनजान लड़का अपनी सीट के बारे में पूछता है और एक क्लासमेट उसे देखकर खुश होता है, लेकिन उसी लड़के का चेहरा मुस्कुराहट से डर में बदल जाता है जब वो अपने ठीक पीछे लंबे चौड़े तेत्सु को खड़ा देखता है। वो धमकाने वाला बदमाश उसे उलझाता है, ये ऐलान करते हुए कि इस क्लास में काइडो के लिए कोई जगह नहीं है और वो उनके साथ चलेगा। थोड़ी देर बाद वही ग्रुप उसे बाहर ले जाता है, जबकि बेखबर काइडो यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या उसकी यहाँ कोई डेस्क है या कुछ और।
याद करते हुए कि कैसे ये लोग पहले हंस रहे थे। काइडो को एहसास होता है कि वो जरूर उसके साथ मजाक कर रहे हैं, खासकर अब जब वो उसे घूर रहे हैं। गुस्से में आकर काइडो जानना चाहता है कि उसकी सीट कहाँ है, जबकि टेत्सु और उसके चेले इस सिचुएशन को मजेदार मान रहे हैं। लड़के के पास आकर बदमाश उस मासूम लड़के के सामने एक दुविधा रखता है। अगर वो घुटनों पर भीख मांग सकता है तो वो सिर्फ कुछ मुक्कों के साथ उसे जाने देकर खुश होंगे। ऐसा लगता है इस आदमी की पिछवाड़े में कोई डंडा घुसा हुआ है, क्योंकि युजुआ उसकी जगह काइडो को पसंद करती है। टेत्सु लड़के को ये भी धमकी देता है कि अगर उसने कभी उसकी दिशा में एक कदम भी रखने की हिम्मत की तो वो उन दोनों को मार देगा। मजाकिया बात यह है कि वो ये सब लगभग जॉन विक से कह रहा है। काइडो सिचुएशन को समझने के लिए एक सेकंड लेता है। ये जानकर निराश होता है कि ये बदमाश सच में उसके दुश्मन है। वो दुखी है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने नए शिकारों के लिए जिनकी अभी धुलाई होने वाली है। असैसिन इस लड़के के शरीर में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का इरादा रखते हुए। एक आखिरी चेतावनी के लिए वो शांति से टेत्सु से कहता है कि अगर वो अपने शब्द वापस ले लेता है तो वो इस मामले को शांति से सुलझा सकते हैं। बेशक इस बात से वो ब्लॉन्ड बिना नहाया पंख इतना गुस्सा हो जाता है जैसे उसे टाको बेल के बाद डायरिया हो गया हो। जोश से भरकर ये आदमी अपने मुक्के के साथ आगे बढ़ता है, एक ही हमले में लड़के को मारने का लक्ष्य रखते हुए। लेकिन मेरा शानदार किंग हमले के पथ का आकलन करता है, इस आदमी को एकदम अनाड़ी मानते हुए जो एक घटिया मुक्के से हमला कर रहा है जिसने लाखों कमजोर जगहें खोल दी हैं। हमला इतना दयापूर्वक धीमा है कि काइडो को कोशिश भी नहीं करनी पड़ती और वो आसानी से टेत्सु के आत्मविश्वास को अपने एक ही मुक्के से तोड़ देता है। ये रियलाइज करते हुए कि ये सिचुएशन गंभीर कदम मांगती है, वो खूबसूरती से टेत्सु की ठुड्डी पर पाम स्ट्राइक करता है और उसे एक जूडो स्लैम के साथ जमीन पर पटक देता है। और ये सब करते हुए रियलाइज करता है कि असली दुनिया उस जहन्नुम के मुकाबले कितनी शांत है जिसका वो आदी है। थोड़ी देर बीत जाती है जब तक युजुआ उसकी मदद के लिए दौड़ती हुई आती है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि ये आदमी चुभती हुई धूप के सामने अपना ऑरा फार्म कर रहा है। पता चलता है कि ये आदमी खतरे में नहीं था, वो खुद खतरा है। युजुआ हैरान है, ये सोचते हुए कि क्या उसके सामने खड़ा लड़का सच में वही काइडो है जिसे वो सारी जिंदगी जानती थी। युजुआ बेबसी से पूछती है कि क्या वो उन्हें जमीन पर मारने के लिए जिम्मेदार है। पहले तो हमारा लड़का हिचकिचाता है और आखिर में ये बहाना बनाता है कि उसे एक बेमतलब की लड़ाई में घसीट लिया गया था। ऐसा लगता है युजुआ ने भी खबर सुन ली थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए छत पर दौड़ी आई थी। वो इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहती है कि काइडो जैसा मासूम दिखने वाला लड़का ऐसी क्रूर लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ये तब तक ही था जब तक उसने उसके कॉलर पर खून का एक हल्का सा दाग नहीं देखा, ये सोचते हुए कि उसे चोट लगी होगी। काइडो समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन युजुआ चिंता से परेशान है और उस पर चिल्लाती है कि उसने उसे इतनी चिंता कराई। उसका चिंतित गुस्सा उदासी में बदल जाता है, उसके चोट लगने के विचार को स्वीकार नहीं कर पाती। असैसिन सोचता है कि क्या हुआ और फिर भी माफी मांग लेता है। वो अभी के लिए क्लास में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जाते समय काइडो उस पिटे हुए ब्लॉन्ड की बदबुदाहट सुनता है। भाई गुस्से में है और उसे बदला लेने की योजना बना रहा है। सीन तेजी से उस देर रात की पार्टी पर कट होता है जो युजुआ ने पहले प्लान की थी। उसके माता पिता शैंपेन और टेबल पर सबसे लालाज भरा खाना ले आए। मतलब उन्होंने इस सब के लिए किसको हायर किया था? गॉर्डन रैमजी को। जबकि लड़के के माता पिता खुशी से इस पल का आनंद ले रहे हैं, काइडो खुद को एक बार फिर अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड माई की छवि याद करने से नहीं रोक पाता, जो अक्सर उस पर उसी तरह मुस्कुराती थी और उसे जल्दी खाने के लिए कहती थी। उसके शब्द सुनकर ये आदमी एक किलिंग मशीन से एक ईटिंग मशीन बन गया था, यहां तक कि उनका कुत्ता भी खाना ट्राई करना चाहता था। उसी रात तुजी अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, ये सोचते हुए कि क्या अपने परिवार के साथ एक खुशनुमा पल अनुभव करना ऐसा ही महसूस होता है। वही एहसास उसके वर्तमान में आ जाता है जब वो आखिरकार अनुभव करता है कि एक नॉर्मल लाइफ कैसी महसूस होती है। वैसे युजुआ पार्टी में देर से आती है, भले ही ये आइडिया उसी का था। लड़के के पिता बताते हैं कि युजुआ हाल ही में कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रही है, भले ही वो कभी दिखाती नहीं और हमेशा एक बहादुर चेहरा बनाए रखती है। अचानक लड़के के सीने में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे उसके सेंसेस उसे किसी तरह की चेतावनी दे रहे थे। क्यूरियस होकर वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसकी बचपन की दोस्त उसे कॉल कर रही है। वो उसकी हालत पूछने के लिए फोन उठाता है तो उसे वही पहले वाले गुंडे की आवाज सुनाई देती है। गुंडा खुश है कि वो जल्दी समझ गया और लड़के को अपने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक खास जगह पर आने के लिए बुलाता है। और अगर काइडो मना करता है तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि युजुआ को इसका अंजाम भुगतना पड़े। वैसे वही लड़की और उसका ड्राइवर बंधक बनाकर रखे गए हैं, इसलिए वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। पीछे से युजुआ की आवाज गूंजती है जब वो उसे न आने की विनती करती है, लेकिन हमारे लड़के ने वो सब सुन लिया जो वो सुनना चाहता था और रियलाइज करता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उसे चोट पहुंचाएंगे। इसलिए वो रास्ते के बारे में पूछता है और बदमाश खुशी खुशी बता देता है। फोन कॉल थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है और काइडो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो उसकी बजाय किसी और दोस्त से फोन पे बात कर रहा था। अपने माता पिता को बताकर कि उसे एक छोटा सा काम है, काइडो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। सीन एक अंधेरी और सुनसान फैक्ट्री में कट होता है जहां लगभग 1 दर्जन हथियारबंद आदमी उसे पीटने का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी आ चुका है, जबकि उसका बॉडीगार्ड पीछे आराम से वर्कआउट करने में बिजी है। वो आदमी गुस्से में है कि तत्सुया ने कॉल करने की जहमत उठाई और इसके लिए उसके चेहरे पर एक कैन भी दे मारता है। वो चुपचाप रहने की कोशिश कर रहा है और अचानक यहां बुलाए जाने से उसे बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे भी वो कमीना बताता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर पूरा करने के लिए युजुआ को पकड़ा है। ऐसा लगता है वो उसे उसकी विरासत के बारे में कुछ गुप्त जानकारी उगलवाना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो टूटी नहीं है। लगातार यही कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता। यही असली वजह है कि तत्सुया ने उसके बेस्ट फ्रेंड, वही लड़का जो हर समय उसके आसपास मंडराता रहता है, को कॉल करने की जहमत उठाई, ये सोचते हुए कि अगर वो उसे चोट पहुंचाने की धमकी देंगे तो वो सच उगल देगी। इस तरह वो अपने ऑर्डर में सफल हो जाएगा और इनाम के तौर पर तत्सुया ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह पक्की कर लेगा। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर इससे सहमत है, लेकिन ब्लॉन्ड को चेतावनी देता है कि अगर वो अपने काम में फेल हो गया तो क्या होगा। देखो इनुकामी, वो मसल फ्रीक बात करने वालों में से नहीं है। इस आदमी का एक ही ऑर्डर है, माइनस मारना। जैसा कि वो एक डंबल इतनी तेजी से फेंक कर दिखाता है कि वो एक दीवार तोड़ डालती है। इनुकामी का वजूद ही ब्लॉन्ड की पैंट गीली करने के लिए काफी है, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो अगला नंबर उसका होगा। युजुआ चिल्लाती है और उन्हें उकसाकर अपनी हालत और खराब कर लेती है, जबकि उसका असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से इसके कारण तत्सुया उसकी धुलाई कर देता है, उसे अपने पैर से मारता है, इस बात से गुस्सा होकर कि कोई उन दोनों के बीच में दखल देने की कोशिश कर रहा है। वो अपने चेलों से उसके असिस्टेंट को एक तरफ ले जाने के लिए कहता है और युजुआ पर फोकस करता है, उसे विश्वास दिलाते हुए कि अगर वो नहीं बोली तो उसका बचपन का दोस्त मर जाएगा। तब भी बेबस लड़की कंफर्म करती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। गुस्से में आकर तत्सुया काइडो को तुरंत उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। अभी उनके पास हथियारों के साथ 40 गुंडे हैं और एक फॉर्मल रेसलिंग का राक्षस जो रिंग में एक आदमी को मारने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ कोई रास्ता नहीं है कि वो लड़का जीत कर निकलेगा। ब्लॉन्ड को पूरा यकीन है कि काइडो एनोनॉमी को पार नहीं पा पाएगा और आखिर में युजुआ सब कुछ उगल देगी। पर्सपेक्टिव हमारे लड़के पर शिफ्ट होता है, जो आखिरकार फैक्ट्री तक का रास्ता ढूंढ लेता है। बाहर कुछ बेवकूफ हैं जो उसके नए शिकार बनने वाले हैं। उनके पास से आराम से चलते हुए लड़का कोई डर नहीं दिखाता, जबकि उनमें से एक जल्दी से पहचान लेता है कि वो उनका टारगेट है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये आदमी बिना किसी मेहनत के उन्हें गर्दन पर एक दर्दनाक वार करके एक झटके में नीचे गिरा देता है। 3 आदमियों के हारने के बाद बाकी के गुंडे तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये उनकी कयामत का दिन है, क्योंकि हाई स्कूलर उनसे फर्श साफ कर देता है, एक बंदे को कचरे के डिब्बे में घुसा देता है। कातिलाना निगाहों से काइडो गुंडों को चेतावनी देता है कि अगर वो अपनी जिंदगी एक टुकड़े में जीना चाहते हैं तो उसकी नजरों के सामने न आए। और हाँ, वन पीस सच में है वापस तत्सुया के पास। उसका बॉस चिंतित होने लगता है कि लड़का अभी तक नहीं आया। ये भी सोच रहा है कि क्या लड़के ने डर के भागने का फैसला कर लिया। आखिरकार वो एक बच्चा ही है, लेकिन सिर्फ वो ब्लॉन्ड कमीना जानता है कि जिससे वो छत पर लड़ा था वो बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान था। वो अपने लीडर सुओ को समझाने की कोशिश करता है, उसे विश्वास दिलाते हुए कि उनका दुश्मन नॉर्मल नहीं है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर उन्हें फैक्ट्री के ठीक बाहर अपने आदमियों को फुजिवारा का नाम चिल्लाते हुए सुनाई देता है। युजुआ शॉक्ड है, जबकि वो डरपोक ब्लॉन्ड अपनी जिंदगी के लिए डर रहा है। दरवाजा टूटकर खुलता है जब एक आदमी का शरीर कागज की गेंद की तरह फेंका जाता है, जो ठीक तत्सुया के पैरों के पास आकर गिरता है। एक्साइटेड होकर वो मसल वाला पागल अपने टारगेट से मिलने के लिए मुड़ता है। इस बीच वो सीधा साधा दिखने वाला लड़का तत्सुया को पिछली बार की अपनी चेतावनी याद दिलाता है। इस आदमी को अपनी ताकत रोकने में बहुत मुश्किल हो रही है, ताकि वो इन लोगों को मार न दे। मिस्टर सुओ हैरान है, ये सोचते हुए कि कैसे एक बच्चा अकेले ही 20 गुंडों को खत्म कर सकता है। आराम से मैक्सिमम ऑरा के लिए अपनी टाई ठीक करते हुए काइडो अपनी दोस्त को देखने की मांग करता है। युजुआ की चीख पूरी फैक्ट्री में गूंजती है, चिंतित कि वो उसके लिए आ गया। उसकी आवाज की बदौलत उसे पता है कि वो ठीक 30 मीटर आगे है। वो खुश है कि वो ठीक है और अपने माहौल को हमला करने के लिए तैयार दुश्मनों के लिए स्कैन करता है। लगभग 53 सेकंड से भी कम समय में इस आदमी की स्पीड कमरे में सबके होश उड़ा देती है, बॉस को उसकी देवता जैसी क्षमता से झटका देते हुए जब वो आसपास के हर आदमी को धूल चटा देता है। यहां तक कि तत्सुया भी एक छोटे अंडरस्कोर की तरह रेंग रहा है, ये रियलाइज करते हुए कि उन्होंने पंगा लिया और बुरा फंस गए। मौत का डर उस पर छा जाता है जब हमारा लड़का तत्सुया को पकड़ता है और एक मुक्का बंधते हुए उसे काफी तड़पाने का वादा करता है। अगले कुछ पलों में ये आदमी बिजली की तेजी से मुक्के मारता है, बिल्कुल सटीक तरीके से तत्सुया की कॉलर बोन्स, उसकी निचली पसलियां और कोहनियों को तोड़ते हुए। जैसे कि वो शदीद दर्द काफी नहीं था, वो बंदा उसे एक साधारण धक्के से पास की दीवार में दे मारता है। मिस्टर सुओ के आदमी सब डरे हुए हैं और बिल्कुल भी हमारे लड़के से अपनी धुलाई नहीं करवाना चाहते। वो भागना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि वो उन्हें इस काम के लिए पैसे दे रहा है। सुओ को अब असली खतरे का एहसास होने लगा है जिससे वो निपट रहे हैं। उनका टारगेट एक बेबस लड़का नहीं बल्कि एक दानव है। आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण युजुआ ने कुछ नहीं देखा है। वो उसके पास जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हमारा लड़का उसकी रस्सियां खोलने वाला होता है, वो विशालकाय पहलवान उसे मारने के लिए अपना मुक्का घुमाता है।
हमला एक भारी चोट के रूप में लगता है, जबकि युजुआ घबराहट में चिल्लाती है। सुओ सोचता है कि फॉर्मर प्रो रेसलर के दानव जैसे शरीर की बदौलत उनके पास जीत का एक मौका हो सकता है, लेकिन उसके लिए बदकिस्मती से जब धूल बैठती है तो पता चलता है कि मुक्का लगा ही नहीं था। दरअसल काइडो ने अपने दुश्मन के खिलाफ एक काउंटर किक भी लॉन्च कर दी है, उसे वहीं रोक दिया है। वो पागल रेसलर परवाह नहीं करता और एक और हमले की तैयारी करता है, लेकिन उसे भी काइडो रीडायरेक्ट कर देता है, जो आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक तबाही मचाने वाला मुक्का जड़ देता है। मुक्का इतना ब्रूटल है कि उसकी नाक तोड़ देता है, और तब भी रेसलर सोचता है कि काइडो इतनी ताकत से उसे हरा नहीं पाएगा। इस बंदे के साथ कुछ मुक्के एक्सचेंज करने के बाद असैसिन मन ही मन सोचता है कि वो इस ग्रुप के सबसे मजबूत बंदे से निपट रहा है, और एक हाई स्कूलर के अपने वर्तमान शरीर के कारण उसके लिए इस बंदे को एक झटके में खत्म करना मुश्किल है, जैसा वो आमतौर पर करता। इसलिए वो एक अलग तरीका अपनाता है। जैसे ही रेसलर उसे मारने वाला होता है, हमारा लड़का फ्लैश बन जाता है और उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अपना टारगेट इनो गामी की पसलियों को बनाता है। उसके बाद से काइडो भारी हमलों की बरसात कर देता है। सब एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसे घुटने से मारता है और मुक्के मारता है, जब तक कि वो मसल हेड डर का अनुभव नहीं करता और बेहोश हो जाता है। उसे गोलियत को मार गिराने के लिए डेविड कह सकते हो। अपने पागल रेसलर को इस तरह धूल चाटते देखकर बचे हुए 6 आदमी वहां से भाग जाते हैं, जो शायद उनका सबसे समझदारी भरा फैसला था। हालांकि आमतौर पर काइडो अपने टारगेट्स को खत्म कर देता, अभी उसे युजुआ की चिंता करनी है। वो जल्दी से उसकी रस्सियां खोलता है और एक खुश चेहरा बनाता है, उसे ठीक ठाक देखकर अपनी संतुष्टि जाहिर करता है। वो युजुआ को विश्वास दिलाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है और कवाई उसका असिस्टेंट भी ठीक हो जाएगा। बेशक इस तरह की भयानक सिचुएशन उस जैसी लड़की के लिए नॉर्मल नहीं है, जिससे काइडो सोचता है कि क्या वो डरी हुई है, लेकिन मजाकिया अंदाज में वो उसकी टाई पकड़ती है और उसे धन्यवाद देने के बजाय सबसे बेकार तरीका अपनाने के लिए उसकी क्लास ले लेती है। देखो, वो आसानी से पुलिस को बुला कर सिचुएशन को सुलझा सकता था या बड़ों से सलाह ले सकता था, लेकिन इसके बजाय भाई को एक मूवी एंट्रेंस बनानी थी और अकेले 40 आदमियों से भिड़ना था। फिर भी युजुआ उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसकी रक्षा के लिए इतना आगे बढ़ गया, लेकिन उसे हर बार दर्द होता है जब वो खुद को इस तरह खतरे में डालता है। उसकी वर्तमान हालत एक बार फिर मराई की याद दिलाती है, जो हमेशा तुजी को घर लौटने के लिए कहती थी, हमेशा चिंता करती थी कि वो उसे किसी दिन खो देगी। काइडो उससे सहमत होता है और अपनी दोस्त से वादा करता है कि अब से वो उसे कभी चिंता नहीं करवाएगा। उनका शांत पल कवाई की कराहने से भंग हो जाता है। बेचारा लड़का जिसे बेवजह पीटा गया था। काइडो को पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देती है और रियलाइज करता है कि पुलिस यहाँ है, इस बात पर जोर देते हुए कि अब उनके घर लौटने का समय आ गया है। दूसरी तरफ सुओ बड़ी मुश्किल से बच निकला था। ये समझ नहीं पा रहा कि कैसे वो मसल हेड भी उस दानव जैसे बच्चे को रोक नहीं पाया। ऐसा लगता है इस आदमी का अपना बॉस भी है, जो अंडरग्राउंड क्राइम का कोई बादशाह लगता है। ये खौफनाक बॉस बताता है कि उसने उस बच्चे से निपटने के लिए एक लैंसलॉट भेजा है। अब जब लड़के ने ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स में गड़बड़ कर दी है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, चलो हमारे लड़के की तरफ लौटते हैं। वो घर वापस आ गया है, अपने बेड पे आराम कर रहा है, ये जानते हुए कि उसने इस तरह अकेले जाकर अपने माता पिता को चिंता में डाल दिया। जबकि वो चैन की नींद सो रहे हैं, काइडो याद करता है कि उसके लौटने पर उसके माता पिता कितने चिंतित थे। शुक्र है पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि वो इस मामले में शामिल नहीं था। जहां तक गुंडों की बात है, उनका मिशन और असली लक्ष्य अभी भी उसकी नजरों में साफ नहीं है। फिर ये भी सच है कि जो आदमी इंचार्ज था सुओ, वो भी सीन के बाद गायब हो गया। चीजों को देखते हुए उसे लगता है कि अंधेरे में कुछ और बुरा छिपा हुआ है। जब वो बाहर जॉगिंग कर रहा होता है, तो वो मन ही मन सोचता है कि वो अब अपने आसपास के किसी को भी चोट पहुंचने नहीं देना चाहता। अचानक उस पर कुछ चीजें फेंकी जाती हैं, जिससे वो हवा में उछल जाता है। जिस आदमी ने उन्हें फेंका था, वो इस बात से चकित है कि लड़का उनसे बचने में कामयाब हो गया। वैसे काइडो को पहले से ही पता था कि कोई उसका घर तक पीछा कर रहा है। यही वजह है कि वो पहले ही यहां बाहर आ गया था, उस जासूस को एक आसान टारगेट देते हुए। उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए काइडो उसके इरादों पर सवाल उठाता है। वो अजीब कमीना इस बात से प्रभावित है कि लड़के ने उसे अपने बेडरूम में भी नोटिस कर लिया था। ये पहली बार है कि उसे इस तरह पकड़ा गया है, और इसके साथ ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। जहां क्रेडिट देना बनता है, काइडो जासूस की तारीफ करता है कि उसने अपने निशान मिटाए और फैक्ट्री में मिले गुंडों से बिल्कुल अलग लेवल पर है। सिर्फ इन 2 बातों से ही ये कहा जा सकता है कि ये आदमी एक नॉर्मल समाज के कामकाज से नहीं है, जो ये सवाल उठाता है कि वो उस पर जासूसी क्यों कर रहा था। काइडो का स्टॉकर काफी प्रभावित है और सोचता है कि इस नौजवान लड़के के भी उसके काम से कुछ कनेक्शंस हैं। लेकिन हमारा लड़का बात को सिंपल रखता है और एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर की अपनी पहचान बनाए रखता है, और फालतू की बातें करने से इनकार करते हुए वो आदमी अपनी अंतिम लड़ाई के लिए अपने ब्लेड्स तैयार करता है। ये सीन हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए जाना पहचाना है, जो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। उसके सामने खड़ा असैसिन फुजीवारा काइडो के अंत का अधिकृत ऐलान करता है। इस आदमी का नाम संजो है, ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का रैंक नंबर 67। लड़ाई की मुद्रा में आते हुए काइडो सोचता है कि वो भी कभी इसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। चलो ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स चलते हैं। काउंसिल मेंबर अकत्सुकी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि युजुआ को किडनैप करने के बाद भी वो कोई सुराग हासिल नहीं कर पाए।
अकात्सुकी सोचता है कि उन्हें मिशन के लिए शुरू से ही एक लांस को भेजना चाहिए था ताकि मामला जल्द से जल्द निपट जाता। थोड़ा पीछे जाकर इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व पर फोकस करते हैं। ये ग्रुप दुनिया को अफरा तफरी में डुबोने में सक्षम है क्योंकि इसके पास 1000 असैसिन्स हैं। उनमें से टॉप 100 असैसिन्स को एलीट्स माना जाता है और उन्हें लांस का टाइटल दिया जाता है। हर लांस इतना भरोसेमंद है कि उनका हर काम के लिए लगभग 100% सफलता दर है। दूसरी चीजों के अलावा मिनामी और अकात्सुकी भी वैसे ही हैं। मिनामी बताता है कि वो एक खास खजाने की तलाश में है जो दुनिया का संतुलन बदल देगा। उस खजाने का नाम फेनरीर सीड है और युजुआ को उस पवित्र खजाने का वर्तमान मालिक माना जाता है। हालांकि उनके पास ऐसी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सबूत नहीं है। योशिमा बताता है कि उसने पहले ही संजू को इस काम के लिए भेज दिया है। इस निष्कर्ष से वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक लांस का इस्तेमाल करने से पहले ओडिन की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन बात यह है, योशिमा ने पहले ही ऐसी अनुमति हासिल कर ली है। पहली बात, वो जानते हैं कि युजुआ का बॉडीगार्ड बेकार है, इसलिए कोई चांस नहीं है कि वो हो सकता है ये निष्कर्ष निकालते हुए कि सिचुएशन में उनकी समझ से ज्यादा कुछ है। वो उनके दुश्मनों को एक खतरा मानता है और इसलिए उन्हें लांसेस के हाथों खत्म करना चाहता है। ये हमें लड़ाई के सीन पर वापस लाता है जहां काइडो को रियलाइज होता है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी से निपट रहा है। संजू जिस स्टांस का इस्तेमाल कर रहा है वो परफेक्टेड है और उसे समझना मुश्किल है, जो एक लांस के रूप में उसका एलीट स्टेटस दर्शाता है। ये हमारे लड़के के सबसे बुरे शकों को भी कंफर्म करता है कि युजुआ की परेशानियों के आसपास जो कुछ भी है उसे असल में बैकग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। ये सिर्फ एक सिंपल विरासत की लूट का मामला नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा है। संजू जल्दी से लड़के के स्टांस को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी एक हाई स्कूलर नहीं है। लड़का निडर है और जब उस पर हथियार ताना जाता है तो वो बिल्कुल सहज महसूस करता है। खतरा महसूस करते हुए काइडो उसे यूए के लिए खतरा मानता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पहले कुछ मुक्के एक्सपर्ट असैसिन बड़ी आसानी से टाल देता है, जो सोचता है कि लड़का बहुत तेज है और सटीकता से उसके कमजोर पॉइंट्स पर निशाना लगा रहा है। इस एंगल से ये सच में लगता है कि काइडो अपनी क्लास का एक असैसिन है। हालांकि संजू कोई मजाक नहीं है। ये आदमी लगभग उसके चेहरे पर चाकू मार ही देता, जिससे हमारा लड़का अपनी दूरी बनाए रखता है। उनकी इस छोटी सी भिड़ंत से काइडो ने अपने दुश्मन के खास फाइटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया है। संजू एक फाइटर है जो अपनी रेंज को फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। असैसिन लड़के के स्किल से प्रभावित है और हवा में कूदकर ऑफेंसिव पर जाने का फैसला करता है। बाजी पलट चुकी है और भले ही वो पहले बटरफ्लाई स्लैश के लिए जाता है, असैसिन हमारे लड़के पर हावी होने की कोशिश में खुद को तुरंत एक अलग स्टांस में बदल लेता है। संजू अपने दुश्मन को एक एक्सपर्ट की तरह बचते देखकर सच में खुश है। इस बीच हमारा लड़का रियलाइज करने लगता है कि जब ताकत और स्पीड की बात आती है तो वो बहुत पीछे है। इस जैसे दुश्मन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने आसपास के माहौल को स्कैन करना। जबकि एलीट लांस ऑफेंसिव पर जोर दे रहा है, वो सोचता है कि आखिरकार उसे हमला करने का एक मौका मिल गया है। लेकिन उसके झटके के लिए जब वो आखिरी वार करता है, काइडो आराम से अपनी जैकेट से निकल जाता है और एक सटीक वार से उसकी गर्दन में चाकू घोंप देता है। हैरानी की बात है, लांस ठीक समय पर उससे बचने में कामयाब हो गया और अपने एक वार से पलटवार किया। वो वार काइडो को काट देता है, खून टपकता है और एहसास होता है कि वो एक शक्तिशाली लांस से निपट रहा है। उसे एक कमजोर और अनट्रेन्ड शरीर होने की अपनी सीमाओं का एहसास हो रहा है, जबकि लांस लड़के की उसे फंसाने की कोशिश से काफी प्रभावित है। वो बात करता है कि कैसे काइडो के परफेक्टेड मूवमेंट्स दिखाते हैं कि वो आसानी से कॉम्बैट में एक प्रोफेशनल है, सिवाय इसके उसमें सिर्फ किलिंग इंटेंट की कमी है। उसे जो ऑर्डर मिला था वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट को मारने का था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि एक लांस को ऐसा काम क्यों दिया गया। संजू बताता है कि वो युजुआ को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के लिए एक खतरा है और इसलिए उसे तुरंत खत्म करना जरूरी है। उसके अपने कन्फेशन की बदौलत काइडो को पूरा यकीन हो जाता है कि हर चीज से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। अपना फाइटिंग स्टाइल बदलने का फैसला करके असैसिन अपना कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करने का फैसला करता है और एकदम कूल सा पोज बनाता है। वो अब कुछ भी बाकी नहीं रखेगा, अपने कातिलाना इरादे का असली रूप दिखाने का वादा करते हुए। संजू अपने पागलों वाले ड्रैगन डांस फॉर्म के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें असल में सैकड़ों ब्लेड स्ट्राइक्स हमारे लड़के की तरफ आते हैं। लांस अपने इस जुनून में अंधा हो चुका है और आराम से एक पेड़ को छील डालता है। इस बीच काइडो छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो एक नॉर्मल असैसिन के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर के किसी से लड़ रहा है। वो पागल तूफान उसके कवर को चीर डालता है, पानी का एक फव्वारा उछालते हुए। अपने शरीर पर एक और कट लगने के बाद काइडो को एहसास होता है कि वो एक लांस के साथ साथ एक एस क्लास यूजर से भी निपट रहा है। उसके अनंत स्लैशेस से निपटना इतना मुश्किल है कि हमारा लड़का भी बिना घायल हुए निकल पाता। संजू पागल हो जाता है और हाई स्कूलर पर भी कातिल होने का आरोप लगाता है, ये सोचते हुए कि अगर कोलैटरल डैमेज में युजुआ मारी जाए तो क्या ठीक रहेगा। और बस यही वो जगह है जहां इस आदमी ने अंडरस्कोर कर दी, क्योंकि सिर्फ उस एक लाइन से काइडो का ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। सिवाय इस बार उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा उसकी दोस्त के चेहरे से बदल जाता है। गुस्से में आकर वो असैसिन से सीधा भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसके हाथ से ब्लेड छीन लेता है, उसे पकड़ता है और फिर बिजली की तेजी से उसके कंधे पर एक गहरा कट मार डालता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि एक एक्सपर्ट लांस भी समझ नहीं पाता कि क्या गलत हुआ।
वो बस इतना ही सोच पाता है कि वो किस तरह के दानव जैसे बच्चे से लड़ रहा है। हमारा लड़का पिछली बार जहाँ ऐसा दोष और दुख झेलने से इनकार कर डालता है, इसलिए वो अपनी जान देकर युजुआ की रक्षा करने का वादा करता है। लांस सोचता है कि अपनी किस्मत का विरोध करना बेकार है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से मरने वाला है। भाई का एक कंधा जख्मी है और वो अभी भी लड़ना चाहता है। उसकी अनंत स्लैशेज अब से बेकार है, क्योंकि काइडो हर हमले का एक अनुभवी प्रोफेशनल की तरह बराबरी से जवाब दे रहा है। हाईस्कूलर पर डरपोक होने का आरोप लगाते हुए संजू अपने एक हमले के दौरान खुद को खुला छोड़ डालता है, उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए। काइडो उसके ठीक पीछे जाता है, उसकी जांघ को दर्दनाक तरीके से काटता है और प्रो असैसिन को इतना शोर मचाने के लिए नीचा दिखाता है। ऐसी हालत में पहुंचकर संजू ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि ये आदमी अचानक इतना तेज कैसे हो गया। पिछली बार की तरह वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए वो हमारे लड़के पर हावी होने की कोशिश करता है। इसका अंजाम उसके लिए बुरा होता है, क्योंकि काइडो उसके बाएं हाथ के आसपास कई कट्स लगा डालता है, ये बताते हुए कि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने उसके सारे मूव्स पहले ही पढ़ लिए हैं। अपने अगले हमले में काइडो आश्चर्यजनक तेजी से फट पड़ता है, एक बेब्लेड बन जाता है और संजू के शरीर तक अपना रास्ता काटता हुआ जाता है। अपनी कातिलाना निगाहें डालते हुए वो लांस के अंत का ऐलान करता है, जो अभी भी यहाँ ये सोच रहा है कि कोई इतनी तेजी से चाकू चलाने की कला और ऐसी देवता जैसी स्पीड कैसे हासिल कर सकता है। जिस तरह से वो लड़ रहा है वो उसे उनके रैंक्स में नंबर 1 असैसिन गुंगीर के क्रोध की याद दिलाता है। काइडो बेरहमी से इस आदमी के शरीर को चीर डालता है जब तक कि उससे खून का एक तालाब न बहने लगे। लड़ाई खत्म हो चुकी है और संजू को एहसास होता है कि वो शुरू से ही कितना कमजोर था। जबकि वो जोर जोर से हाँफ रहा है, लांस डर से कांप जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो अब एक मसल भी नहीं हिला सकता, क्योंकि उसके हाथों के टेंडन्स काट दिए गए हैं। लेकिन हमारा लड़का इतना दयालु है कि उसके चलने के लिए कम से कम एक पैर छोड़ डालता है। बाकी के लिए किलिंग मशीन उसे विश्वास दिलाता है कि एक लांस के रूप में उसका करियर खत्म हो चुका है और वो अब किसी को भी मार नहीं पाएगा। बेरहमी से काइडो कहता है कि इस तरह असैसिन अपनी पहचान का वो एकमात्र हिस्सा खो देगा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये मौत से भी बदतर किस्मत है, क्योंकि ये लोग नॉर्मल समाज में घुल मिल भी नहीं सकते। लेकिन इस आदमी को अकेला छोड़ने से पहले लड़का अपने 2 सवाल पूछता है, जवाब देने से मना करने पर उसकी दूसरी टांग को दर्दनाक तरीके से काटने का वादा करते हुए। अपने पहले सवाल के लिए वो उस आदमी का नाम जानना चाहता है जिसने ऑर्डर जारी किया, और वो खास तौर पर उस लड़की को क्यों टारगेट कर रहे हैं। एक बेवकूफ की तरह हंसकर संजू बताता है कि वो बात नहीं करेगा, भले ही वो उसे टॉर्चर करे और मार डाले, क्योंकि उसने अपने एकमात्र भगवान के प्रति वफादारी की कसम खाई है और वो कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। भगवान का जिक्र काइडो के लिए सब कुछ कंफर्म कर डालता है, लेकिन बदकिस्मती से आसपास सायरन्स बजने लगते हैं। संजू की लापरवाही ने पुलिस को अट्रैक्ट कर लिया है। उस छोटे से मौके में वो आदमी अपनी एकमात्र टांग का इस्तेमाल करके भाग निकलता है। वो लड़के को भी पकड़े जाने से पहले निकल जाने की सलाह देता है। जाने से पहले संजू सोचता है कि क्या लड़का सच में एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहता है। वो सवाल उसे यादों के समुंदर में ले जाता है, क्योंकि काइडो को याद आता है कि कैसे उसके आसपास हर कोई सोचता था कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी एक ठंडे दिमाग वाले असैसिन के रूप में जी है। अभी भी जब वो खून से लथपथ है, ये ख्याल उसे चिपका हुआ है, क्या वो सच में नॉर्मल है? क्या उसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी माना जा सकता है? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन हम हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होते हैं, जहां योशिमा को संजू के अपडेट के बारे में पता चलता है। इजुमो रिपोर्ट करता है कि लांस को इस हद तक तोड़ दिया गया है कि वो अब काम भी नहीं कर सकता। अकत्सुकी यहाँ काइडो की एक एक्सपर्ट असैसिन को हराने की काबिलियत से हैरान है। उत्साह से चमकते हुए इजुमो कंफर्म करता है कि जो कोई भी था वो एक दानव था, क्योंकि संजू ने उस आदमी के मूवमेंट्स को गुंगीर जैसा बताया, एक ऐसा नाम जो उन सबके बीच ध्यान खींचता है। यहाँ तक कि अकत्सुकी भी सोचता है कि इस आदमी की तुलना अब तक के सबसे मजबूत चाकू इस्तेमाल करने वाले से करना एक हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना है। इजुमो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझता है, खासकर जब गुंगीर का नाम हल्के में नहीं लिया जाता। मिनामी उनकी बहस को तोड़ता है, जबकि अकत्सुकी तूजी के महत्व और विशिष्टता के बारे में रोता है। कुछ भी हो, वो सोचते हैं कि युजुआ के इस रैंडम बॉडीगार्ड ने खुद को काफी शक्तिशाली साबित किया है। न सिर्फ उसने उनके प्लान्स में बाधा डाली, बल्कि उसने एक लांस लेवल के दुश्मन को भी हरा दिया। इस डेवलपमेंट के साथ योशिमा और बाकी लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। पूरी बात योशिमा को काइडो फुजिवारा के पीछे के रहस्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हमारे लड़के की बात करें तो वो अपने कमरे में वापस जाता है और चुपके से अपनी मरहम पट्टी करता है। उसे थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, ये जानते हुए कि उसे एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर होना चाहिए, न कि एक असैसिन जैसा वो पहले हुआ करता था। बदकिस्मती से उसे युजुआ को ऑर्गेनाइजेशन की नजरों से बचने में मदद करनी होगी। और फिर ये भी सच है कि अब जब उसने एक लांस को हरा दिया है तो वो उसे और भी ज्यादा टारगेट करेंगे। ऐसे शरीर के साथ उसे नुकसान होगा, इसलिए काइडो मेहनत करने और फिर से मजबूत बनने का इरादा रखता है। अगर उसे इस शांतिपूर्ण जिंदगी को बचाना है तो उसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज करनी होगी ताकि ये सुरक्षित रहे। जहां तक ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, अकत्सुकी खुद आगे आता है और उस रहस्यमयी आदमी को अपने टारगेट के रूप में लेने में गहरी रुचि दिखाता है। वो हैरान है, लेकिन इजुमो सोचता है कि इस लेवल के खतरे के लिए ये एक अच्छा आइडिया है।
आखिरकार अगर ये आदमी सच में तुजी जैसे लोगों की बराबरी करता है तो एक आम लांस से काम नहीं चलेगा। एक क्यूरियस अकत्सुकी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उस खतरे से निपटने के लिए और भी खुश है। वैसे ये बंदा कोई मजाक नहीं है, वो ओवरऑल 9वें नंबर पर है और आसपास के सबसे महान असैसिन्स में से एक है। युजुआ की किडनैपिंग के एक दिन बाद काइडो के माता पिता और लड़की उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी वेलकम होम पार्टी देते हैं। अपना प्यार दिखाने के लिए उसके पिता ओमोरिस पेश करते हैं, जिसे बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। हालांकि इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिश काफी अजीब दिख रही है। उसके बाद युजुआ कहती है कि उसने उसके लिए कुछ खास बनाया है और वो उसके सामने मुंह में पानी लाने वाले बीफ स्ट्यू की एक प्लेट रखती है। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ वो उसे कहती है कि गर्म रहते हुए उसके इस मास्टरपीस का मजा ले। और जिस पल ये उसके मुंह में जाता है, हमारे लड़के को तुरंत पास्ट का एक फ्लैशबैक आ जाता है जब वो घर से निकल रहा था और माई ने पूछा था कि क्या वो एक बार फिर देर से आएगा। हालांकि उस समय उसने उसे कहा था कि वो डिनर के समय तक घर आ जाएगा क्योंकि उसे सिर्फ किसी से मिलना था और एक दो चीजें उठानी थी। अपने असली काम के बारे में कोई सुराग नहीं दिया। माई ये सुनकर बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो उस दिन उसका पसंदीदा बीफ स्ट्यू बना रही थी और इसने उसे बहुत खुश कर दिया था। फिर उसने उसे जोश भरी आंखों से कहा कि वो वापस आने पर उसे कुछ जरूरी बात शेयर करेगा इससे पहले कि वो चला जाए, और उसने अपनी कीमती मुस्कान और अपनी गोद में मुस्कुराते हुए जॉनी बॉय के साथ उसे अलविदा कहा। बीफ स्ट्यू खाते समय काइडो दुखी हो जाता है कि वो उसे कभी बता नहीं पाया कि वो उसके साथ रहने के लिए एक असैसिन की अपनी जिंदगी छोड़ रहा था। उसकी निराशा देखकर युजुआ चिढ़ जाती है और पूछती है कि क्या ये सच में इतना बुरा लगा। लेकिन हमारा लड़का अचानक उसके खाने को ऐसे खाने लगता है जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। लगभग रोते हुए वो उसे बताता है कि ये बहुत डिलिशियस है। युजुआ ये सुनकर खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे बताती है कि अगर उसकी भूख बड़ी है तो अभी और भी बहुत कुछ है, जबकि वो देखता है कि उसके पिता पैन में आग लगा रहे हैं और युजुआ केक के साथ मुस्कुराते हुए एंजॉय कर रही है। हमारा हीरो दिल की गहराइयों से इतना प्यार करने वाला परिवार पाने के लिए आभारी है। बाद में वो युजुआ को घर छोड़ने जाता है क्योंकि हाल ही में चीजें और खतरनाक हो गई हैं। वो उसे पूछता है कि क्या उसने तब से अपने आसपास कुछ अजीब होते हुए नोटिस किया है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसके घर के चारों तरफ पुलिस है, इसलिए उसे इस समय सुरक्षित होना चाहिए। कंफ्यूज होकर काइडो उसे पूछता है कि उसका बटलर उसके साथ क्यों नहीं है, और वो कहती है कि उसने खुद उसे दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो इतना अनोइंग है कि उसके आसपास कहीं भी मजा करना नामुमकिन है। वैसे भी वो उसे बताती है कि उसने उसके घर पर बहुत मजा किया, ये मानते हुए कि बहुत लंबा समय हो गया है जब से वो इतना ज्यादा हंसी थी। उसका चेहरा जल्दी से गंभीर हो जाता है जब वो कन्फेस करती है कि जब से उसने अपने पिता को खोया है वो काफी उदास महसूस कर रही है। ये सुनकर हमारा लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है और युजुआ को एहसास होता है कि उसने उसे अभी तक इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो ऐसी तनावपूर्ण खबर से उसकी अमनीसिया को और खराब नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि ये लगभग 2 महीने पहले हुआ था, उसी समय जब कार एक्सीडेंट ने उसे कोमा में भेज दिया था। काइडो को एहसास होता है कि इसलिए वो उस समय उसे खोने को लेकर इतनी इमोशनल थी, लेकिन वो मजबूत बनी रही और कभी भी अपनी उदासी को अपने खुशमिजाज व्यक्तित्व से ढांककर दिखने नहीं दिया। हमारा लड़का उसे चिंता में डालने के लिए उसे माफी मांगता है, लेकिन युजुआ उसे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और बताती है कि वो बिल्कुल नहीं बदला है, जिससे वो हैरान हो जाता है। फिर वो सोचती है कि वो थोड़ा मैच्योर हो गया है, लेकिन जब वो छोटा बच्चा था तब भी उसकी आदत थी लापरवाह होने की और अपने से बहुत बड़े बच्चों से लड़ने की। जब भी वो युजुआ को परेशान करते थे, भले ही वो हमेशा जानता था कि वो जीत नहीं सकता, ठीक उसी तरह वो उसके लिए आया जब उसे किडनैप कर लिया गया, लेकिन वो उसके कमाल के मूव्स नहीं देख सकी क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। युजुआ को शक होने लगता है और वो उसे पूछती है कि उसने आखिर उसे बचाया कैसे। हमारा लड़का बात को टाल देता है, ये कहते हुए कि जिसने भी उसे देखा वो इतना डर गया था, जो कि टेक्निकली हुआ भी था, जब उसने उनके साथियों को एक दानव की तरह तबाह कर दिया था, जिससे युजुआ को और भी ज्यादा शक होने लगा। फिर भी वो सोचती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो एक मुश्किल समय में उसके लिए आने के लिए काफी बहादुर है। युजुआ कन्फेस करती है कि जब गैंगस्टर्स उसे और कवाई को धमकी दे रहे थे तो उसकी जान निकल गई थी, लेकिन जब उसने उसका चेहरा सुबह के सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ देखा तो वो सच में खुश हो गई। इसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है और जैसा कि वो है बिल्कुल स्मूथ, हमारा लड़का उसे कहता है कि वो उसे बचाएगा चाहे उसे कितनी भी बार जरूरत पड़े, जिससे वो एक पके हुए टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाती है। उसके बाद वो घबराई हुई लड़की उस पर चिल्लाती है कि पास आओ और उसके साथ एक क्यूट सेल्फी लेने के लिए अपना फोन निकालती है। अच्छे शॉट से खुश होकर वो कहती है कि वो इसे अपना वॉलपेपर बनाएगी ताकि उसे ये शानदार दिन याद रहे, ये रियलाइज किए बिना कि इससे स्कूल में अजीब अफवाहें शुरू हो सकती हैं। हालांकि युजुआ बड़बड़ाती है कि इससे उसे आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी और काइडो को उसके लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट की इतनी जल्दी बाद उसकी चिंता करते देख उसे आखिरकार अपने पिता की अचानक मौत से चिपके रहना बंद करने की प्रेरणा मिलती है। हमारा लड़का मुस्कुराता है जब उसे एहसास होता है कि युजुआ भी उसकी तरह ही संघर्ष कर रही है और इससे उसे अपनी प्यारी बचपन की दोस्त की रक्षा करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक तभी वो शॉक्ड हो जाता है जब वो अपना फोन निकालकर उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाती है। उसकी रूह लगभग उसके शरीर से निकल जाती है जब वो पहचान लेता है कि उसके पिता कौन है और वो कंफर्म करता है कि क्या वो आदमी सच में उसके पिता हैं, जिस पर वो जवाब देती है उसकी अमनीशिया जरूर संजीदा होगी कि
क्योंकि मेरे डैड हमेशा उसके प्रति बहुत दयालु थे। एक गंभीर चेहरे के साथ वो जिक्र करती है कि उसके आसपास बहुत से लोगों ने उसके पिता की बुराई की, लेकिन वो हमेशा उसके प्रति अच्छे थे और इसलिए वो उन्हें दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। युजुआ के पिता की तस्वीर को देखते हुए जो उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं, काइडो को याद आता है कि उसने अपना आखिरी मिशन पूरा करने से पहले बिल्कुल वही वॉलपेपर देखा था। उसकी रूह का हर रेशा दर्द से भर जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो ही था जिसने युजुआ के पिता को उससे छीन लिया था। उसे इतना उदास देखकर युजुआ उसे पूछती है कि वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया, जबकि काइडो सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। अकागी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी के सामने खड़ा वो आदमी जिसे उसने बेरहमी से कत्ल कर दिया था, वो तर्क करने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि गोली हयाते ने चलाई थी और अगर उसे पता होता कि वो उसके पिता हैं तो वो मिशन नहीं लेता। लेकिन उसे दोषी महसूस होता है क्योंकि उसने आंख बंद करके ग्रेट विल के शब्दों का पालन किया था कि चेयरमैन अकागी ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, इसलिए उसे खत्म करना ही होगा। उसे और भी बुरा लगता है क्योंकि उसने उस समय कुछ भी महसूस नहीं किया था और अब उसने युजुआ को भी खतरे में डाल दिया है। इसलिए वो उसे बताने पर विचार करता है कि वो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट था जिसने उसके पिता की मौत का आदेश दिया था। वो गहरी निराशा में अपने दांत पीस लेता है, अभी भी अंतिम निर्णय लेने में असमर्थ। अगले दिन स्कूल में वो शांति से अपनी डेस्क पर बैठा है जबकि क्लास की सभी लड़कियां आने वाले नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में जोर जोर से बातें कर रही हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वो एक हॉट लड़का होगा। आखिर में हमारा लड़का युजुआ को न बताने का फैसला करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए उसके पीछे आना बंद नहीं करेगी क्योंकि उसने एक सिंगल लैंस को काम से निकाल दिया है। इसलिए उसका एकमात्र असली विकल्प हर कीमत पर उसकी रक्षा करते रहना है। ठीक तभी टीचर ऐलान करती है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया है और जब लड़का अंदर आने की इजाजत मांगता है, हमारा हीरो तुरंत उसकी आवाज पहचान लेता है। विश्वास न करते हुए उसे घूरता है। गुलाबी बालों वाले खुशमिजाज लड़के पर एक नजर डालकर वो सोचता है कि डिवाइन स्पी आरएस में से एक आखिर उसके स्कूल में क्या कर रहा हो सकता है। अपने पीछे आए पिछले साइको को याद करते हुए उसका शक कंफर्म हो जाता है कि ग्रेट विल ने इसे युजुआ के किडनैपिंग में उसके दखल के सीधे जवाब के रूप में भेजा है। अचानक वो लड़का हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और अपनी ठंडी एक तक निगाहों से उसकी रूह तक चेत जाता है, खुले आम ऐलान करते हुए कि उसका इरादा क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि गुलाबी बालों वाला बच्चा एक आकत्सुकी है, ऑर्गेनाइजेशन के 12 डिवाइन स्पीयर्स में से एक, जिसका कोड नेम बिडांट है। कुछ देर बाद पीई लेसन के दौरान भीड़ उनके नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए पागल हो जाती है जब वो आराम से एक और बास्केट स्कोर कर लेता है। लड़कियां गुलाबी बालों वाले लड़के पर फिदा हैं जबकि उसका टीममेट सच में हैरान है कि वो अपनी छोटी हाइट के बावजूद इतना ऊंचा कूदने में कामयाब हो जाता है। मकोटो ये कहकर बात टाल देता है कि ये एक ग्रेट पास था और अपनी टीम को एक और हूप लेने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि विपक्षी टीम चिढ़ जाती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट पहले से ही लड़कियों के बीच बेवकूफ़ी की हद तक पॉपुलर हो गया है। इस बीच काइडो अपनी सुरक्षा बिल्कुल भी कम नहीं करता क्योंकि उसे अजीब लगता है कि लांस ने अभी तक एक भी मूव नहीं किया है और सोचता है कि आखिर वो प्लान क्या कर रहा है। देखो, लांसर्स टॉप 100 असैसिन्स का एक एलीट ग्रुप है जिन्हें हर एक को नंबर्स दिए गए हैं और उनमें से टॉप 12 को लेजेंडरी स्पीयर्स के रूप में जाना जाता है जिन्हें उनके सर्वोच्च नेता ओरिन आदेश देते हैं। इन पागलों जैसे शक्तिशाली असैसिन्स में से हर एक के पास असाधारण शक्तियां हैं जो 1000 आदमियों का मुकाबला कर सकती हैं। जब कत्ल की बात आती है तो ये लोग आसानी से एक पूरे देश की सेना को रौंद सकते हैं। इन एलीट योद्धाओं को सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण मिशंस के लिए ही भेजा जाता है, जिससे काइडो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि वो युजुआ को टारगेट करने पर तुले हुए हैं। काइडो दुख में नीचे देखता है जब उसे अपने आखिरी मिशन की दर्दनाक यादें सताती हैं और वो समझ जाता है कि असैसिन जरूर उस गुप्त खजाने के पीछे हैं जो चेयरमैन ने उनसे चुराया है। उसे ये बात परेशान करती रहती है कि अगर अकात्सुकी इस स्कूल में हरकत करने का फैसला करता है तो क्या वो सच में यहाँ सबकी, जिसमें उसकी बचपन की दोस्त भी शामिल है, कि जिंदगी की रक्षा कर सकता है अपने एक हाई स्कूलर के वर्तमान शरीर के साथ। कुछ देर बाद सभी अपने क्लासरूम में लौट आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी मकोटो के फैन बनना बंद नहीं करते और उसे कैराओके के लिए उनके साथ शामिल होने की विनती करते रहते हैं। वो लड़कियों के बीच तुरंत हिट हो जाता है जो उस पर और भी ज्यादा फिदा होने लगती हैं जब वो बताता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ी बास्केटबॉल प्रैक्टिस की थी। इस बीच हमारा हीरो दूर से सिचुएशन को देखता है और रियलाइज करता है कि अकात्सुकी आज अपनी चाल नहीं चला रहा है और वो कल पूरी तरह से सतर्क रहने का मन बना लेता है। ठीक तभी उसे युजुआ की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकारती है और पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ कहीं जा सकता है। हमारा लड़का उसकी बात सुने बिना ही तुरंत उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे उस दिन सीधा घर जाना चाहिए। हालांकि अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आ जाता है और मकोटो पीछे से प्रकट होकर लड़की को खुशी से उसके नाम से बुलाता है, जो काइडो के लिए तुरंत हर तरह के रेड फ्लैग्स खड़े कर देता है कि वो सच में युजुआ के पीछे है। मकोटो अपना परिचय देता है, लेकिन युजुआ बताती है कि वो पूरे स्कूल में हॉट न्यू गाय के रूप में पहले से ही काफी फेमस है और वो पूछती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है जबकि वो कभी मिले ही नहीं है। खुशमिजाज ट्रांसफर स्टूडेंट उसे एक बेपरवाह मुस्कान के साथ बताता है कि वो हाई स्कूल लड़की है जिसे अकागी ग्रुप की दौलत विरासत में मिली है, जिससे वो पूरी तरह से चौंक जाती है। वो अचानक थोड़ी उदास हो जाती है जबकि मकोटो कहता रहता है कि उसके पिता चेयरमैन के कर्जदार हैं, इसलिए उसे उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन जब वो उसे कहीं इनवाइट करने की कोशिश करता है, हमारा लड़का अचानक बीच में बोल पड़ता है और एक बहाना बनाता है कि प्रैक्टिस के दौरान उसकी उंगली में चोट लग गई है और उसे असल में नर्स के पास जाना है। हमारा लड़का उसे एक ठंडी मौत की निगाह से देखता है, जिससे वो साथ देने के लिए मान जाता है और दोनों लड़के युजुआ से अलग हो जाते हैं। वो एक मुस्कान के साथ पीछे देखती है और काइडो को एक बार फिर अजीब लोगों से बचाने के लिए धन्यवाद देती है। कुछ पलों बाद जब दोनों छत पर खड़े होते हैं, मकोटो नज़ारे की तारीफ करता है और कहता है कि एक हाई स्कूलर की जवानी का प्राइम टाइम कितना शानदार होता है। फिर वो काइडो की तरफ देखता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए लाया है या कुछ और, लेकिन हमारा लड़का उसे चुपचाप देखता रहता है। मकोटो बस इसे हंसकर टाल देता है और कहता रहता है कि युजुआ सच में पास से काफी क्यूट है, लेकिन कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चेयरमैन की बेटी है। काइडो सीधा मुद्दे पर आता है और जानना चाहता है कि उसका यहाँ आने का असली मकसद क्या है, ये सोचते हुए कि क्या ये उस पर्पल बालों वाले बंदे का बदला है। ट्रांसफर स्टूडेंट हमेशा की तरह बेपरवाह दिखता है और आराम से पूछता है कि क्या वो सच में वही है जिसने सैनजो को हराया था। वो उसके शरीर का विश्लेषण करना शुरू करता है और हैरान होता है कि वो सिर्फ कुछ मामूली चोटों के साथ संजो के खिलाफ जीतने में कामयाब हो गया। लेकिन हमारा हीरो अपना सवाल फिर से दोहराता है, हर सेकंड और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए। असैसिन आखिरकार अपना मासूमियत का नाटक छोड़ देता है और मानता है कि वो उस गुप्त खजाने पर हाथ साफ करना चाहता है जो युजुआ को उसके पिता से विरासत में मिला है, जो हमारे लड़के के शकों को पूरी तरह से कंफर्म कर डालता है। अकत्सुकी आगे कहता है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वो असल में क्या है और अभी के लिए सिर्फ जानकारी चाहते हैं। वो हमारे हीरो को उनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का मौका देता है क्योंकि वो उनके कुछ असैसिन से ज्यादा मजबूत है। लड़का आगे कहता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को टारगेट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और युजुआ शायद उसे गुप्त खजाने की जगह भी बता दे क्योंकि वो उसके करीब है। अकत्सुकी उसे एक गंदी मुस्कान देता है और काइडो को चेतावनी देता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑफर है क्योंकि इस तरह वो और लड़की दोनों शायद ऑर्गेनाइजेशन का सामना करने के बाद जिंदा बच पाएं। फिर वो छत के किनारे पर जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, काइडो को चेतावनी देते हुए कि अगर वो विरोध करता है तो मासूम बच्चे घायल होंगे। हमारा हीरो इस बात को हल्के में नहीं लेता और तुरंत असैसिन की तरफ तेजी से दौड़ता है, जबकि वो तेजी से हमलों की बरसात कर डालता है। मकोटो हर एक को आसानी से टाल देता है और काइडो की तारीफ करता है कि वो अपने तेज मूव से एक प्रो का मुकाबला कर सकता है। ठीक तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है जब वो बताता है कि उसे पता था कि असैसिन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वो छोटा सा क्यूब उसका यूनिक असैसिन आइटम है जिसके साथ वो एक्सप्लोजिव्स और मार्शल आर्ट्स को मिलाता है। जस्टिस वो ऑर्गेनाइजेशन में बाइडन के अपने टारगेट्स को तबाह करने के डिफॉल्ट तरीके के रूप में मशहूर है। उसके कोड नेम का जिक्र असैसिन को पूरी तरह से हैरान कर डालता है, जबकि वो पीछे कूदता है और चिल्लाता है कि काइडो के पास एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा जानकारी है। मकोटो फिर अपने हाथों में 6 और बॉम्ब्स निकालता है, जबकि वो एक पागल की तरह मुस्कुराता है और कहता है कि वो अब लेवल्स बढ़ाने वाला है। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ वो छत के आसपास कूदता है और बॉम्ब्स को पकड़ने की कोशिश करता है। वो पहले 3 पकड़ने में कामयाब हो जाता है और तेजी से बाकी की तरफ दौड़ता है। हमारा लड़का फिर दीवार पर से पार्कूर करके जाता है और अपने पैरों का इस्तेमाल करके बाकी 3 को पकड़ लेता है। मकोटो ये पूरा सीन होते हुए देखता है और कहता है कि काइडो में बिल्कुल भी कुछ नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर अचानक से एक और बॉम्ब नीचे जमीन की तरफ फेंक डालता है। काइडो उसे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, जबकि असैसिन उसे ताना मारता है कि वो इस तरह पूरी स्टूडेंट बॉडी को नहीं बचा सकता। हमारा हीरो उस क्यूब को पकड़ने में फेल हो जाता है जब वो नीचे फील्ड में गिरता है, जबकि पीछे खड़ा वो पागल चुटकी बजाकर बॉम्ब फोड़ डालता है। काइडो धमाके से अपना चेहरा बचाता है, जबकि नीचे के स्टूडेंट्स अचानक हुए धमाके से घबरा जाते हैं और उस एरिया से दूर भागने लगते हैं। मकोटो उसे विश्वास दिलाता है कि उसने बॉम्ब को जमीन पर पहुंचने से पहले फटने के लिए एडजस्ट किया था ताकि किसी को चोट ना लगे, और इसे 6 बॉम्ब पकड़ने का एक छोटा सा बोनस कहता है। काइडो गुस्सा होने ही वाला होता है, लेकिन मकोटो उसकी बात काट डालता है और भी बॉम्ब्स निकालकर पूछता है कि वो असल में कौन है और क्या वो उनकी रैंक्स ज्वाइन करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद हमारा लड़का जवाब देता है कि वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे बिल्कुल कभी ज्वाइन नहीं करेगा। मकोटो उस जवाब से सच में निराश लगता है और सोचता है कि काइडो तब तक नहीं मानेगा जब तक कुछ लोग मर न जाएं। लेकिन हमारा लड़क जवाब में सिर्फ एक नाम लेता है, गुंगीर। उस नाम को सुनते ही असैसिन जंगली निगाहों से पीछे मुड़ता है, जबकि काइडो शांति से कहता है कि उसे कभी गुंगीर के नाम से जाना जाता था। जबकि स्कूल के स्पीकर्स इवैक्यूएशन का ऐलान करते हैं, मकोटो हमारे लड़के को घूरता है और गुंगीर का नाम लेने पर उस पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन ठीक तभी वो बताता है कि वो सिर्फ टाइम खरीद रहा था, और इससे पहले कि मकोटो कुछ समझ पाता, स्कूल के ऑफिशियल्स छत पर पीछे छूटे हुए स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए आ जाते हैं। वो गुलाबी बालों वाला पंख उसे उनके साथ शामिल होने या न होने का फैसला करने के लिए 3 दिन देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने मना किया तो वो पछताएगा। उसके बाद धमाके के कारण स्टूडेंट्स को स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है और ये चर्चा चल रही है कि इतने बड़े धमाके से किसी को चोट नहीं लगी, और युजुआ काइडो से पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा रहा है। काइडो समझाता है कि उसे पहले कुछ जरूरी काम है और चाहता है कि वो घर पर रहे क्योंकि धमाका उस पर निशाना लगाकर किया गया एक और हमला हो सकता है। ठीक तभी कवाई जोश से चिल्लाता है कि सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं
और उसने युजुआ की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है। फिर भी उसका हद से ज्यादा उत्साह उसे सिर्फ चिढ़ा देता है। युजुआ काइडो से कहती है कि अगर कुछ हो तो उसे टेक्स्ट करे और वो मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से चली जाती है वो पीछे मुड़कर मकोटो को घूरता है, जैसे कि उसे बताना चाहता हो कि वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। इस बीच जब मिकोटो हमारे लड़के को ऑब्जर्व करता है उसे पूरा यकीन है कि तुजी गुंगीर के नाम का अपमान किसी को नहीं करने देगा। बाद में लोकल ट्रेन में हमारा लड़का उम्मीद करता है कि उसने अकात्सुकी का ध्यान युजुआ से हटाकर अपनी तरफ मोड़ लिया है, ये याद करते हुए कि भले ही अकात्सुकी डिवाइन स्पीयर्स में सबसे छोटा है, उसकी काबिलियत कोई मजाक नहीं है। अपनी मुट्ठी भींचकर वो सोचता है कि कैसे वो अपने नए शरीर का आदी हो गया है, लेकिन कॉम्बैट में एक डिवाइन स्पीयर का सामना करने से पहले उसे अभी भी लंबा सफर तय करना है। वो ख्याल उसे चिंता में डालता है कि अगर 3 दिन बाद उनका सामना हुआ तो वो हार सकता है। फिर भी इससे युजुआ की रक्षा करने का उसका दृढ़ निश्चय बिल्कुल नहीं हिलता, भले ही इसका मतलब उस गुलाबी बालों वाले पंख का कत्ल करना ही क्यों ना हो। ठीक तभी हमारा लड़का शिबुया स्टेशन पर उतरता है और उस जगह की तरफ जाता है जहां उसे पहली बार मारा गया था। वो बालकनी पर कूदता है, जबकि ये सोच रहा है कि वो यहाँ आया ही क्यों है, क्योंकि मराया उसका इंतजार नहीं कर रही होगी। जब दरवाजा अचानक खुलता है तो वो सोचता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बिछाया गया एक जाल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपार्टमेंट में चला जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्राइम सीन साफ कर दिया गया है, जबकि बाकी जगह अभी भी वैसी ही दिख रही है। ठीक तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो अपनी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है, एक असैसिन की उम्मीद करते हुए, लेकिन तब हैरान हो जाता है जब उसका कुत्ता जॉन वहां अपनी पूंछ हिलाता हुआ खड़ा होता है। जॉन उत्साह से भौंकता है जब वो अच्छा बच्चा उसकी तरफ दौड़ता है और हमारा हीरो उसके मुंह में दबी फ्रिस्बी को नोटिस करता है। ये नजारा उसे उन दिनों में वापस ले जाता है जब वो और मी पार्क जाते थे और जॉन के साथ फैच खेलते थे, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि कुत्ता उसे अभी भी याद रखता है। ठीक तभी उसकी आंख के कोने में कुछ दिखता है और उसे बीच पर अपनी मराई और जॉन की एक साथ की तस्वीर दिखती है। इससे उसे वो समय याद आता है जब वो एक रोड ट्रिप पर थे, जब उसने उसे कहा था कि भले ही वो उसके काम का नेचर कभी नहीं समझी, माई हमेशा चाहती थी कि वो खुश रहे। वो जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है और उसकी रक्षा करते हुए मर जाएगा, लेकिन माई सिर्फ इतना कहती है कि एक मरा हुआ आदमी खुश नहीं हो सकता और वो चाहती है कि वो एक बार जीने की कोशिश करे। अब एक विधवा की तरह रोते हुए हमारा हीरो पछताता है कि वो उसे कभी खुश नहीं कर सका और अब वो सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। उसके बाद वो घर लौटता है और अपने परिवार को बताता है कि एक कपल को मुश्किल परिस्थितियों के कारण अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा, इसलिए वो उसे घर ले आया और सोचता है कि क्या वो उसे रख सकते हैं। इससे पहले कि वो और सौदा कर पाता, टीरो तुरंत कुत्ते को अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है और क्योटो सुझाव देती है कि वो उसे घुमाने के लिए बारी बारी से जाएंगे। जब वो कुत्ते का नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि पिछले मालिक उसे जॉन कहते थे। बाद में वो युजुआ को टेक्स्ट करके पूछता है कि क्या अभी तक कुछ हुआ है, और वो कहती है कि चीजें काफी बोरिंग हैं। वो उसके नए कुत्ते के बारे में सुनने का जिक्र करती है और पूछती है कि क्या वो उसे प्यार करने आ सकती है, लेकिन वो उसे अभी न आने के लिए कहता है, अपने फोन पर मुस्कुराते हुए का, यूं कि वो जानता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो अकात्सुकी को कॉल करता है, जो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो खेल खेल कर थक चुका है और सुबह होने से पहले स्कूल की छत पर अकात्सुकी को धुलाई देने के लिए तैयार है, इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाते हुए, क्योंकि वो गुंगीर है। गुंगीर का नाम सुनने के बाद अकात्सुकी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने हाथ में फोन तोड़ डालता है। उसके दिमाग में काइडो जैसा कोई कभी भी लॉर्ड तुजी से तुलना नहीं कर सकता, जो एक परफेक्ट असैसिन की परिभाषा थे। फिर भी इसके बावजूद काओ अभी भी उसके सामने गुंगीर का नाम लेने की हिम्मत करता है। 3 साल पहले मिडल ईस्ट में वो दोनों एक खतरनाक मिशन पर साथ थे। एक पॉइंट पर अकात्सुकी ने एक बड़ी गलती की, जिससे वो दुश्मनों से पूरी तरह घिर गया। उसका बायां हाथ उड़ गया और ये साफ था कि वो मरने वाला है। जैसे ही उसने अंत के लिए खुद को तैयार किया, तुजी अचानक प्रकट हुआ और पलक झपकते ही हर दुश्मन को काट डाला। अकात्सुकी ने उसका धन्यवाद किया था, ये कहते हुए कि वो सिर्फ उसके धमाके की वजह से यहां तक पहुंच पाया है, और उसे जिंदा लौटने का आग्रह किया, वादा करते हुए कि वहां से मिशन का ख्याल वो रखेगा। अगली सुबह वो दोनों छत पर मिलते हैं। अकात्सुकी आराम से काइडो से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर यहां लड़ने आ गया। काइडो जवाब देता है कि उसने पहले उसे हराने और फिर बाद में अपनी क्लासेस अटेंड करने की योजना बनाई है। हंसते हुए अकात्सुकी उसे बताता है कि उन दोनों का बिल्कुल वही आइडिया था, और आगे कहता है कि कल से वो सोच रहा है कि कैसे काइडो के मूवमेंट्स लगभग गुंगीर जैसे ही थे। वो मानता है कि वो कभी उसके जैसा बनना चाहता था, लेकिन अब जब काइडो ने उसे गुंगीर की मौजूदगी का अनुभव कराया है तो वो उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो उसे भुने हुए मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में न उड़ा दे। एक कुटिल मुस्कान के साथ अकात्सुकी कहता है कि वो लड़ाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा राज शेयर करना चाहता है। वो बताता है कि उसने स्कूल में कहीं बॉम्ब्स लगाए हैं, और क्योंकि उसका बायां प्रोस्थेटिक हाथ सीधे उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो अपनी उंगलियों के एक इशारे से उन्हें तुरंत डेटोनेट कर सकता है। अगर काइडो उसे हार जाता है तो बहुत से लोग मरेंगे, और खून खराबे को रोकने का एकमात्र तरीका उसके हाथ और उसके दिमाग के बीच का कनेक्शन काटना है।
इससे सिर्फ दो विकल्प बचते हैं, माइनस या तो उसका हाथ काट दो या उसका दिमाग नष्ट कर दो। हालांकि काइडो शांति से इशारा करता है कि एक तीसरा विकल्प भी है। अगर अकात्सुकी बेहोश हो जाए तो बॉम्ब्स को डिजार्म भी किया जा सकता है। ये सुनकर अकात्सुकी सच में हैरान हो जाता है और काइडो समझाता है कि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि वो अकात्सुकी को जानता है। जब काइडो लड़ने के लिए तैयार होता है तो वो कहता है कि वो यहां उसे मारने नहीं आया और वो सिर्फ उसे रोकने आया है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ काइडो पूछता है कि क्या अकात्सुकी सच में मानता है कि वो ऐसा कर सकता है। फिर बिना किसी चेतावनी के वो आगे बढ़ता है और एक हमला करता है। अकात्सुकी उसे बच जाता है, लेकिन हमारा लड़का नोट करता है कि उसका एकमात्र फायदा अकात्सुकी की टैक्टिक्स और पर्सनैलिटी को जानने में है, क्योंकि इस शरीर का फिजिकल परफॉर्मेंस उसके अपने लेवल के आसपास भी नहीं है। अकात्सुकी हवा में कई बॉम्ब्स फेंकता है और जब वो फटते हैं तो धमाके उसके टारगेट की आंखों और कानों को नष्ट करने का लक्ष्य रखते हैं। वो इसके बाद एक लेफ्ट हुक मारता है। हालांकि क्योंकि काइडो इस टैक्टिक के बारे में पहले से जानता है, वो तेजी से बच जाता है और अकात्सुकी के सीने पर एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। हवा में ही अकात्सुकी अपना शरीर घुमाता है और वार से बच जाता है। फिर वो एक सॉलिड मुक्के से पलटवार करता है जिससे काइडो हवा में उड़ जाता है। जब काइडो खुद को संभालता है, अकात्सुकी कहता है कि इम्पैक्ट को कम करने के लिए पीछे की तरफ उड़ना सही फैसला था, क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक हाथ से सीधा हिट काइडो के हाथ को पूरी तरह से नष्ट कर देता। एक खतरनाक मुस्कान के साथ अकात्सुकी चेतावनी देता है कि अगर काइडो सच में गुंगीर है तो ये उसकी काबिलियत का कुछ भी नहीं है। उस मुक्के ने पहले ही काइडो की पसलियां तोड़ दी थीं और उसे एहसास होता है कि डिवाइन स्पीयर्स उस तरह के दुश्मन नहीं हैं जिन्हें सिर्फ उनकी टेक्निक्स जानकर हराया जा सकता है। काइडो खुद से सोचता है कि एक कातिल के रूप में एक शांतिपूर्ण जीवन कभी उसके लिए नहीं था। फिर भी अगर वो अभी भी जिंदा है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। चाहे उसका सामना किसी से भी हो, वो बिना किसी को मारे जीतेगा। वो उन सबके लिए जिंदा रहेगा जो उसकी परवाह करते हैं। प्रचंड दृढ़ता के साथ वो अपना अब तक का सबसे जोरदार मुक्का मारता है और दोनों तेजी से वार करते हैं, लेकिन काइडो को अचानक अपने सर में एक तेज दर्द महसूस होता है। अकात्सुकी इस पल का फायदा उठाता है, ढेर सारे वार करते हुए। काइडो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता। वो खुद से कहता है कि उसे अपने दुश्मन के मूवमेंट्स को पढ़ने पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अकात्सुकी एक भारी किक मारता है जिससे काइडो पीछे की तरफ फिसल जाता है। उनके बीच दूरी बढ़ने पर अकात्सुकी एक और बॉम्ब फेंकता है और उसे डेटोनेट कर डालता है। एक बड़ा धमाका होता है और वो फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि काइडो उसके हर मूव को जानता है, वो पहले से ही तैयार है। अकात्सुकी पूरी ताकत से एक मुक्का मारता है, लेकिन काइडो उसे ब्लॉक कर डालता है, उसे कहते हुए कि वो उसका गुस्सा और मारने का इरादा महसूस कर सकता है और इस तरह की चीज उसकी इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ेगी। वो अकात्सुकी का सारा गुस्सा अपने अंदर ले लेगा और उसे निगल जाएगा। अकात्सुकी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और पीछे कूद जाता है। इस बीच काइडो अपना सर पकड़ता है, क्योंकि उसके सेंसेस इतने तेज हो जाते हैं कि वो न सिर्फ अपने आसपास की चीजों को बल्कि असैसिन की चेतना को भी महसूस कर सकता है। अकात्सुकी उसके एटीट्यूड में अचानक आए बदलाव से चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या। वो सोचता है कि उसने आखिरी हमला काइडो के ब्लाइंड स्पॉट से किया था और सोचता है कि आखिर उस स्कूल के लड़के ने ऐसी चीज को कैसे ब्लॉक कर दिया जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि वो कहां से आएगा। वो कुछ और बॉम्ब क्यूब्स निकालता है और कहता है कि चीजें अब और इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। वो एक गंभीर लुक के साथ झुकता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि काइडो क्या सोच रहा है, लेकिन वादा करता है कि वो अगले मूव से उसके डिफेंस को तोड़ देगा। हमारा लड़का एक डिफेंसिव पोजीशन लेता है और रियलाइज करता है कि अकात्सुकी एक बार फिर फेंस पर है। वो गुलाबी बालों वाला असैसिन एक बॉम्ब अपने पीछे गिराता है और धमाके का इस्तेमाल करके दूसरे बॉम्ब क्यूब को पूरी स्पीड से काइडो की तरफ फेंकता है। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन हमारा लड़का आखिरी सेकंड में जिनवू की तरह साइड में होकर उसे बच जाता है, जिसके कारण आइटम उसके ठीक पीछे फट जाता है। अकात्सुकी उसे उसके स्पेशल अटैक से बचने के लिए इंप्रेसिव कहता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर हमारे हीरो को इतनी आसानी से मारा जा सकता तो उसके जैसे एक एलीट स्पीयर को भेजने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमारा लड़का उसे बस चुपचाप देखता है और गुलाबी बालों वाले लड़के से आने वाले हर वार को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके घर पर जॉन धमाके से जाग जाता है और काइडो की मां भी, जो सोचती है कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो सोचती है कि शायद ये पटाखे हों। इस बीच छत पर दोनों अभी भी पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपनी मुट्ठियों से बचाव करते हुए काइडो सोचता है कि भले ही अकात्सुकी के हाथों को देखना नामुमकिन है, हमारा लड़का अभी भी हर मूव का अनुमान लगा सकता है, क्योंकि वो उसके सारे पैटर्न्स जानता है। अकात्सुकी अपने अगले मूव की तैयारी में तन जाता है, लेकिन हमारा लड़का एक्सपर्ट की तरह अनुमान लगाता है कि वो 4 बॉम्ब फेंकने वाला है जो उसके सामने 2 मीटर दूर फटने वाले हैं। जैसे ही असैसिन उन्हें एक्टिवेट करने वाला होता है, काइडो उन सबको अलग अलग दिशाओं में किक मारता है ताकि वो फैल जाएं, जिससे पूरी छत शक्तिशाली धम आंखों से भर जाती है। काइडो अपने पैरों पर खड़ा रहता है जबकि वो तेज धमाकों से अपना चेहरा बचाता है, लेकिन फिर वो असैसिन के अगले मूव का अनुमान लगाता है और बाएं से आने वाले एक मुक्के से बच जाता है। हमारा हीरो कुछ तेज वार करके हमले का जवाब देता है, जिससे अकात्सुकी को डिफेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक भी हिट नहीं मार पा रहा है।
असैसिन सोचता है कि काइडो की आंखें और कान बॉम्ब्स की वजह से कब के बेकार हो जाने चाहिए थे। स्कॉचिंग हीट का जिक्र नहीं करें, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाना चाहिए। हालांकि हमारे लड़के की आंखों में जो लुक है, उससे अकात्सुकी को ऐसा लगता है जैसे वो उसके सारे मूवमेंट्स के आर पार देख सकता है, जिससे उसे अपने प्रिय गुंगीर की याद आती है। उसे याद आता है जब काइडो ने कहा था कि वो गुंगीर है, लेकिन इससे उसे गुस्सा आ जाता है जब वो हमारे हीरो पर चिल्लाता है कि उसके साथ मजाक न करे। वो जानना चाहता है कि क्या हाई स्कूलर सच में उसका तूजी है, और अगर ये सच है तो आखिर वो अभी क्यों प्रकट हुआ। दूसरी तरफ काइडो बड़ी मुश्किल से टिका हुआ है, जबकि वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मुट्ठियां ऊपर रखे हुए है। उसे एहसास होता है कि भले ही वो असैसिन के मूवमेंट्स को पढ़ सकता है, वो लड़का अभी भी बहुत तेज है और वो इस अनट्रेन्ड शरीर में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। वो छत के किनारे पर कूद जाता है और आखिरकार भागना बंद करने का मन बना लेता है। उसी समय अकात्सुकी सोचता है कि उस बंदे के भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। वो मुट्ठी भर बॉम्ब्स उठाता है और सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मूव्स का अनुमान लगाया जा सकता है, और उसे हमले से बचने की चुनौती देता है जब वो बॉम्ब क्यूब्स को हमारे हीरो की तरफ फेंकता है। हमारा हीरो उसी पल लॉक इन हो जाता है और अपने शरीर की हर आउंस ताकत का इस्तेमाल करके आगे दौड़ता है, खुद से कसम खाते हुए कि वो अब कभी किसी को दुखी नहीं करेगा। अकात्सुकी बॉम्ब एक्टिवेट करता है और पूरी छत को सूरज की तरह रोशन कर डालता है, लेकिन काइडो आगे बढ़ता रहता है, भले ही वो अब देख नहीं सकता। वो अपने सामने असैसिन को महसूस करता है और एक वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अकात्सुकी उसे बच जाता है और अपने मेटल हाथ में बॉम्ब क्यूब का इस्तेमाल करता है जब वो एक घूंसा सीधा हमारे लड़के के सर की तरफ मारता है। हालांकि काइडो उसे एक खुली किताब की तरफ पढ़ लेता है, अपनी कोहनी से मुक्के को ब्लॉक करते हुए, जिससे वो पूरी तरह से चौंक जाता है और ब्लॉक के बाद एक जबरदस्त कोहनी सीधा चेहरे पर मारता है। लेकिन वो वहीं नहीं रुकता। वो अकात्सुकी का नाम चिल्लाता है और शरीर पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, फिर उसे पेट में एक सीधी लात मारकर खत्म करता है। उस वार से उसका मेटल हाथ टूट जाता है और असैसिन छत के किनारे से उड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है जब उसका शरीर नीचे के कठोर अनजान कंक्रीट के पास पहुंचता है। सीन फिर एक फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां नवजवान असैसिन गुंगीर से कहता है कि उसे भूल जाओ और खतरे से बाहर निकल जाओ, लेकिन हमारा हीरो उसे बताता है कि वो अपने एक भी दोस्त को मरने नहीं देना चाहता। गुंगीर सोचता है कि इस तरह की मानसिकता एक असैसिन को सूट नहीं करती, लेकिन ठीक यही वजह है कि उसने ये चुनाव किया। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, वो अपने खुद के न्याय का पीछा करेगा। अकात्सुकी आखिरकार जागता है और काइडो से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, और वो जवाब देता है कि उसकी एकमात्र प्राथमिकता बॉम्ब को डिजार्म करना था और उसने उसे मारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। असैसिन मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वो अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हरा सकता, लेकिन काइडो दृढ़ रहता है कि वो हर हाल में करेगा, क्योंकि एक पूर्व असैसिन के रूप में वो सिर्फ यही न्याय कर सकता है। जाने पहचाने शब्द और लुक अकात्सुकी को हैरान कर देते हैं, उसे गुंगीर की याद दिलाते हैं, जबकि काइडो कहता है कि चाहे वो ग्रेट विल हो या ओडिन, वो उन सबको हराने का वादा करता है। उस बयान से अकात्सुकी हंस पड़ता है। वो काइडो के शब्दों को दोहराता है और उसे ऐसी बात सोचने के लिए भी पागल कहता है। काइडो के आश्चर्य के अलावा ये असैसिन उस पर विश्वास करता है कि वो सच में तूजी है, कोई मजाक नहीं। लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि सिर्फ तूजी जैसा पागल ही ऐसी जंगली बात कह सकता है, जबकि हमारा हीरो उसे बस हैरानी से देखता है। गुलाबी बालों वाला लड़का फिर मुख्य विषय पर आता है और पूछता है कि वो एक सूखी लकड़ी जैसा क्यों दिखता है, जबकि उसे 6 फुट जमीन के नीचे होना चाहिए। काइडो जवाब देता है कि उसे भी यकीन था कि वो उस समय मर गया था, लेकिन जब वो जागा तो वो अचानक काइडो के शरीर में था। वो अपने दिमाग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अभी के लिए तूजी का बस यही बचा है, जिससे अकात्सुकी सच में हैरानी से उठ बैठता है। हमारा हीरो आगे कहता है कि हिट का ऑर्डर देने वाला सिर्फ ओडिन ही हो सकता है, जिससे अकात्सुकी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। काइडो फिर उसे बताता है कि उसे हर हाल में और मजबूत होना होगा और अकात्सुकी से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, जिससे असैसिन को वो सीन फिर से याद आ जाता है। अकात्सुकी एक बार फिर हंसता है और उसे कहता है कि अब मजाक बंद करे। वो अपना मेटल हाथ उठाता है और कहता है कि अब जब उसे पूरा यकीन हो गया है कि काइडो ही तूजी है, तो चाहे कोई भी उसे ऑर्डर दे, वो उसे नहीं मार सकता। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस जा रहा है, लेकिन असैसिन सीधा मना कर डालता है और कहता है कि ऐसी हार के बाद वापस जाना नामुमकिन है। वो फिर उस बच्चे से पूछता है कि अब वो क्या करने का प्लान बना रहा है, और अकात्सुकी गंभीर हो जाता है, ये कहते हुए कि वो कुछ समय तक सब कुछ जांचने के बाद फैसला करेगा, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास करना नामुमकिन लग रहा है कि ओडिन तूजी को टारगेट करेगा। वो हमारे हीरो को भी जाने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस शायद रास्ते में होगी, और मजाक करता है कि स्कूल शायद काफी समय के लिए बैन रहेगा। हमारा हीरो उसे जाते हुए देखता है और उसे पुकारने लगता है, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या, जब उसे अपना दिमाग फिसलता हुआ महसूस होता है। इस बीच कुछ अनजान असैसिन सीन में आते हैं और प्लान के मुताबिक गुंगीर को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक आवाज हमारे हीरो को पुकारने लगती है, उसे उठने के लिए कहती है, और वो सोचता है कि आवाज कहां से आ रही है। उसकी आंखें आखिरकार खुलती हैं जब वो आसपास देखता है, ये सोचते हुए कि वो है कहां, और उसे एहसास होता है कि वो अपने असली शरीर में वापस आ गया है। आवाज फिर से कहती है कि वो आखिरकार जाग गया है और उसे बताती है कि वो दोनों अब एक दूसरे का हिस्सा हैं।
काइडो धीरे धीरे उसकी तरफ तैरता है, जिससे तुजी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। काइडो उसे फिर से पुकारता है और कहता है कि वो उस शक्ति से युजुआ की रक्षा करे, लेकिन तुजी उसे जाने नहीं देना चाहता जब वो उस लड़के के लिए चिल्लाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ठीक तभी वो ठंडे पसीने में भीगा हुआ जागता है और एक दोस्ताना कुत्ते के चेहरे से उसका स्वागत होता है। जमीन पर लेटे हुए वो सोचता है कि वो अब है कहाँ। नीचे माता पिता खबरें देख रहे हैं, जिसमें स्कूल में एक और धमाके की खबर आ रही है। दोनों बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर बेहद चिंतित हैं और क्योटो पूछती है कि क्या उन्हें काइडो को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जबकि वो उसके मैसेजेस पढ़ती है जिसमें लिखा है कि वो जल्दी घर आ गया था और चक्कर आने के कारण सो गया था। पिता पूछते हैं कि क्या वो ज्यादा चिंता कर रही है और कहते हैं कि काइडो शायद जो कुछ भी हुआ है उससे बस थक गया है, और उसे विश्वास दिलाते हैं कि उनका बेटा थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। इस बीच काइडो छत को घूरता है, जबकि सोचता है कि उसका सर अभी भी अजीब सा लग रहा है और उसे एहसास होता है कि वो आधा दिन सो चुका है। उसे याद आता है कि उसे छत पर चक्कर आ गए थे और फिर वो अपने कमरे में जागा था। उसके घाव पहले से ही भरे हुए थे। उसे याद है कि अकात्सुकी ने आखिरकार मान लिया कि वो तुजी है। फिर भी वो सोचता है कि क्या उसने इस कमजोर शरीर में उसे सच में विश्वास दिलाने के लिए काफी ताकत दिखाई। पहले वाला वो अद्भुत एहसास ऐसा था जैसे अकात्सुकी की भावनाएं उसमें बह रही थी और उसके बिना बहुत ज्यादा चांस था कि वो मर जाता। वो अभी भी सोचता है कि उसके शरीर को क्या हुआ, लेकिन फिर उसका फोन बजता है। जब वो देखता है कि ये युजुआ है तो वो जल्दी से जवाब देता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो तुरंत उस पर सवाल दागती है क्योंकि उसने सुबह से उसके सारे मैसेजेस इग्नोर किए थे। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो अब तक सो रहा था और वो बस खुश है कि वो सुरक्षित है। वो फिर उसे स्कूल में हुए धमाके के बारे में बताती है जिसने छत उड़ा दी और कि क्लासेस अब 1 हफ्ते के लिए कैंसिल हो गई हैं, जिसके बारे में वो कुछ न जानने का नाटक करता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है और काइडो से पूछती है कि क्या वो इसमें फिर से शामिल है, जिससे उसके ठंडे पसीने छूट जाते हैं। वो फिर उसे डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि वो हमेशा मुसीबत में पड़ता है, और ये भी पूछती है कि बीमार होने के बजाय क्या वो असल में स्कूल के धमाके में घायल हुआ था। काइडो उठ बैठता है और सोचता है कि ये लड़की हमेशा की तरह तेज है। वो सवाल उस पर वापस डालता है और पूछता है कि क्या वो भी खतरे में थी, और फिर उसे कहता है कि अब चिंता न करे क्योंकि उसने फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी रक्षा करेगा। युजुआ टमाटर से भी लाल हो जाती है और जानना चाहती है कि उसे क्या हो गया है, और उसे कहती है कि कूल हीरो टॉक से उसका ध्यान न भटकाए। वो बोलती रहती है जबकि नीचे काइडो की माँ दरवाजे की घंटी का जवाब देती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता और इसके बजाय जमीन पर एक पैकेज देखती है। थोड़ी देर बाद काइडो के दरवाजे पर दस्तक होती है और उसकी माँ पूछती है कि क्या वो जाग रहा है, और कहती है कि उसके लिए एक पैकेज है जिसे वो हॉलवे में छोड़ जाती है। काइडो को यह संदिग्ध लगता है क्योंकि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, और उसकी माँ उसे कहती है कि अगर वो ठीक महसूस कर रहा है तो डिनर के लिए आ जाए, जबकि युजुआ नोटिस करती है कि देर हो गई है और अलविदा कहती है। काइडो बॉक्स उठाता है और उसे अपने हाथ में तोलता है, जबकि उसे कोई जाल महसूस नहीं होता, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसकी आंखें झटके से फैल जाती हैं जब उसे एक कार्ड के साथ अपना असली असैसिन नाइफ दिखता है। वो सोचता है कि ये उसके घर कौन भेज सकता है। जब वो कार्ड उठाता है तो उसे कोऑर्डिनेट्स का एक सेट दिखता है और वो खुद से कहता है कि उसे भेजने वाले से हर हाल में मिलना होगा। हमारा हीरो शिंजुकू में घूमता है, उस नोट पर लिखे लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का पीछा करते हुए जो उसके चाकू के साथ आया था, और नोटिस करता है कि भले ही जगह स्टेशन के पास है, पैदल चलने वालों की संख्या तेजी से कम हो जाती है। इससे वो सोचता है कि क्या नोट भेजने वाला इस तरह की किसी जगह छुपा हो सकता है, और वो सवाल करता है कि क्या ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसने उसका दिमाग ट्रांसप्लांट किया था, ये सिद्धांत देते हुए कि ये काइडो ही होना चाहिए। आखिरकार वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है और तुरंत महसूस करता है कि ये एक परफेक्ट ठिकाना बनेगा। वो लॉबी में कदम रखता है, लेकिन उसे खाली पाकर वो आगे बढ़ जाता है। वो आखिरकार एक निचले लेवल के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है और जल्दी से शक करता है कि ये चाकू भेजने वाले व्यक्ति का एक जाल है। जब वो आखिरकार बेसमेंट पार्किंग एरिया में पहुंचता है तो वो दरवाजा खोलता है और आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि उसे इस जगह क्यों बुलाया गया, जब अचानक वो बड़ी मुश्किल से एक अचानक हमले से बच पाता है। अपने पीछे एक तीर देखकर वो देखता है कि क्रॉसबो पकड़े हुए व्यक्ति एक महिला साथी के साथ खुद को प्रकट करता है, और वो कहती है कि तीर से बचना कोई टुकड़ा नहीं हो सकता क्योंकि असली गुंगीर तो गोलियों से भी बच सकता है। वो फिर कमेंट करती है कि हमारे बंदे का दिमाग अच्छा काम कर रहा लगता है, और हमारा बंदा जो उन्हें नहीं पहचानता पूछता है कि क्या उन्होंने ही उसे वहां बुलाया है, लेकिन क्रॉसबो वाला कहता है कि वो जवाब पाने के लायक नहीं है और एक और तीर लोड करता है। वो उसे ये कहते हुए चलाता है कि हीरो को उन्हें हराकर खुद को साबित करना होगा। हमारा लड़का आखिरी पल में उसे बच जाता है और पीछे से उन पर घूरती हुई एक जोड़ी चमकती आंखें देखता है। लड़की अपनी कोहनी घुमाती है, लेकिन वो ठीक समय पर रेंज से बाहर निकल जाता है, जिससे उसका वार पिलर पर लगता है। इस बीच वो जल्दी से आकलन करता है कि इस जोड़ी में एक मध्यम लेवल के लांस की काबिलियत है, और जब वो एक और वार करती है तो वो उसके मुक्कों को डिफ्लेक्ट करता है, जबकि नोटिस करता है कि वो एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक क्रॉसबो का इस्तेमाल करके एक ओपनिंग बनाई जाती है और उसे क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट से खत्म किया जाता है। ठीक तभी दूसरा बंदा पीछे से एक हुक मारता है, लेकिन हमारा लड़का घूम जाता है और एक डबल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है,
लड़की के पेट में एक अपर क्यू टी और आदमी की ठुड्डी पर एक राउंड हाउस किक मारता है। इस असर से लड़की दूर जा गिरती है जबकि आदमी पीछे लड़खड़ाता है, ये सोचते हुए कि उसे किस तरह की ताकत ने मारा, इससे पहले कि वो फिर से कोशिश करने के लिए आगे झपटे। हमारा बंदा 1 मीटर दूर से आने वाले मूव्स को देख लेता है, ठीक पिछली लड़ाई की तरह, और अनुमान लगाता है कि दुश्मन एक 4 स्ट्राइक कॉम्बो से शुरुआत करेगा जो एक लेफ्ट डाउनवर्ड स्लैश से शुरू होगा। इसलिए इसके शुरू होने से पहले ही उसे एहसास होता है कि उसे बचने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पहले वार को ब्लॉक करता है और उसके सीने में एक जैब घुसा डालता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, उसकी स्पेशल अवेयरनेस, रिएक्शन स्पीड और एक्शन प्रेडिक्शन की काबिलियत तेजी से बढ़ती है और वो 2 असैसिन्स पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। महिला जल्दी से समझ जाती है कि उन्हें किसी बच्चे ने नहीं, बल्कि उनके बीच के सबसे मजबूत कातिल, जिसे गुंगीर के नाम से जाना जाता है, ने हराया है। ठीक तभी क्रॉसबो वाला आदमी हंसता है और तारीफ करता है कि हीरो बुरा नहीं है, लेकिन कहता है कि वो खेलना बंद कर चुका है और अपनी जेब में हाथ डालता है, इससे पहले कि उसकी साथी उस पर चिल्लाए कि रुक जाओ, क्योंकि ये उनके ऑर्डर्स के खिलाफ है। लेकिन वो वापस चिल्लाता है कि वो इस तरह बेइज्जत होने के बाद इसे खत्म नहीं कर सकता। अचानक एक तीसरी आवाज उसे रुकने के लिए कहती है और एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, हमारे लड़के 2G का अभिनंदन करते हुए और ये कहते हुए कि उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट सफल रहा। हमारा बंदा तुरंत उसे ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर क्योस्के कुजी के रूप में पहचान लेता है और उस पर पूरे ब्रेन ट्रांसप्लांट के पीछे होने का आरोप लगाता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है। लेकिन डॉक्टर उसे शांत होने के लिए कहता है, ये समझाते हुए कि भले ही उसने उसे वहां बुलाया था, उसने ब्रेन सर्जरी नहीं की थी। वो आगे कहता है कि उसने भी ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है और वादा करता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा जो उस दिन हुआ जब वो मरा था। पूरी तरह से उलझन में हमारा लड़का कुजी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कौन है। कुजी जवाब देता है कि वो सब कुछ समझाएगा और काइडो को बताता है कि उसे मारने का एक ऑर्डर था और उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका साथी हयाते था। उस नाम के जिक्र पर हमारे हीरो का चेहरा तेजी से गुस्से में बदल जाता है। आगे कुजी समझाता है कि ऑर्डर बहुत गोपनीय था, जिसे सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जानते थे और वो उनमें से एक था। वो कहता है कि उसने सारी जानकारी लीक कर दी, जिससे काइडो के दिमाग को ऑर्गेनाइजेशन से छुपाए जाने से पहले रिकवर किया जा सका। ये सुनकर काइडो पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि कुजी ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया और फिर वो दूसरे 2 के बारे में जानना चाहता है। कुजी जवाब देता है कि वो एग्रोस के सदस्य हैं, एक विशेष यूनिट जो जापानीज सरकार के सीधे आदेश के तहत काम करती है। इस यूनिट का एकमात्र उद्देश्य ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को नष्ट करना है। वो आगे कहता है कि उन्हें आमतौर पर आर्गोस के नाम से जाना जाता है और उन्होंने ही 2G के दिमाग को काइडो के शरीर में ट्रांसप्लांट किया था। इस पर 2G अपने दिमाग को जापानीज सरकार द्वारा हैंडल किए जाने की बात जानकर साफ तौर पर चिढ़ जाता है। राहुल कमेंट करता है कि ये एक सार्वजनिक सेवक के रूप में उसका काम था, जबकि रेखा विनम्रता से कहती है कि उसे उससे मिलकर खुशी हुई। वो फिर समझाती है कि सरकार ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है। राहुल आगे कहता है कि 2G के दिमाग को सिर्फ इसलिए संरक्षित किया गया था क्योंकि उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। इस बीच काइडो अभी सुनी हर बात को प्रोसेस करने के लिए संघर्ष करता है। कुजी उसे बताता है कि वो मूल रूप से उसके ब्रेन ट्रांसप्लांट की प्रगति की निगरानी कर रहे थे और उन्हें राहत थी कि उन्हें उसे मारना नहीं पड़ा, लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए उसकी मौत अनिवार्य लग रही थी। ये सुनकर हमारा लड़का उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पता था कि उसे मारा जाने वाला है, तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मरिया खतरे में थी। वो एक ठंडी खून जमाने वाली निगाह से देखता है और वो इतनी तेज है कि रेखा डर जाती है। राहुल जल्दी से कहता है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये दावा करते हुए कि वो उस समय मौजूद ही नहीं थे। जब उसका सर दर्द करने लगता है, हमारा लड़का उसे एक हाथ से पकड़ता है और पूछता है कि या वो अजीब शक्ति जो उसे मारने के इरादे को महसूस करने देती है ब्रेन ट्रांसप्लांट का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, सबको उलझन में छोड़कर कि अब क्या करें। जबकि बाकी लोग चिंतित थे, कुजी उस रहस्यमय एबिलिटी से और भी ज्यादा इंट्रीग लग रहा था जिसका उसने अभी जिक्र किया। वापस ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन में हाशिमा इजुमी से पूछता है कि क्या अकात्सुकी ने कुछ रिपोर्ट किया है, और आई जवाब देता है कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और अकात्सुकी ने तो हर तरह का कम्युनिकेशन भी काट दिया है। इजुमी मानता है कि अकात्सुकी से डील करना हमेशा मुश्किल था, लेकिन वो जानता है कि 12 डिवाइन स्पीयर्स को जो चाहे वो करने की इजाजत है जब तक वो ओडिन के खिलाफ ना जाए। हाशिमा फिर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि 12 डिवाइन स्पीयर्स के किसी मेंबर का हार जाना पॉसिबल है, लेकिन आई उसके सवाल पर हंसता है, ये कहते हुए कि उसे जोक सुनना रेयर है। वो कमेंट करता है कि जब तक वो गुंगीर के भूत से डील नहीं कर रहे, वो इमेजिन नहीं कर सकता कि अकात्सुकी किसी और से हार जाए। हाशिमा मानता है कि गुंगीर की ताकत दानव जैसी थी, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि वो आदमी पहले ही मर चुका है और उसके शरीर को बहुत पहले ही ठिकाने लगा दिया गया था। फिर भी इजुमी जिक्र करता है कि अफवाहें हैं कि आर्गोस ने उसे रिलेटेड कुछ डिस्कवर किया है। दोनों आदमी इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर उनके बीच सच में कोई जासूस है तो उन्हें सिचुएशन बिगड़ने से पहले तेजी से काम करना होगा। गुस्से से भड़क कर हाशिमा कहता है कि उन्हें फेनरीर की सीड की तरफ अपना ध्यान देने से पहले आर्गोस को एलिमिनेट करना होगा और इजुमी दृढ़ता से सहमत होता है। उसी समय
हमारा लड़का एक बार फिर खुद को माइंड रियम के अंदर पाता है और जल्दी से पहचान लेता है कि ये वही जगह है जहां वो पहले भी आ चुका है। काइडो उसके सामने प्रकट होता है और समझाता है कि ये वो जगह है जहां उनके माइंड्स मर्ज हो गए हैं। उस पल तुजी कंफर्म करता है कि अब वो काइडो की पहचान समझ गया है और पूछता है कि क्या ये अजीब स्पेस उसकी पावर है। काइडो उसे बताता है कि वो इसे उसके असली रूप में इस्तेमाल कर पाएगा जब तक वो अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीख जाता है। तुजी उठता है और नोटिस करता है कि सिचुएशन अजीब तरह से अकत्सुकी के साथ उसकी लड़ाई के बाद वाली जैसी लग रही है, जहां वो भी सिरदर्द और चक्कर आने से गिर गया था, सिर्फ काइडो की चेतना के साथ जागने के लिए। पास में बैठे कुजी उसे बताता है कि वो इस समय उसके हाइडआउट्स में से एक में है जो सीधा उस पार्किंग गैराज से कनेक्ट होता है जहां वो पहले थे। वो फिर समझाता है कि तुजी के गिरने से लेकर आखिरकार जागने तक ठीक 1 घंटा और 50 मिनट हो चुके हैं। उसने तुजी के बेहोश होने पर उसके दिमाग पर कई टेस्ट्स भी किए, जिससे कंफर्म हुआ कि न्यूरल कनेक्शंस में कोई इशू नहीं था। हालांकि ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल रेंज से कहीं ज्यादा काम कर रही है और कॉम्बैट के दौरान ये और भी बढ़ जाती है। कुजी के अनुसार तुजी जो किलिंग एंट महसूस करता है वो शायद इस बढ़ी हुई ब्रेन एक्टिविटी के कारण है, जबकि वो मानता है कि एक एक्सपर्ट की राय लेना आइडियल होगा, लेकिन अभी के लिए वो निश्चित रूप से कह सकता है कि ये हालत बेहद खतरनाक है। कुजी उसे चेतावनी देता है कि ओवरलोड ने पहले ही उसे घंटों तक कोमा में रखा है और अगर ये ज्यादा देर तक बिना चेक किए चलता रहा तो स्ट्रेन जानलेवा हो जाएगा। हमारा हीरो धीरे धीरे उठता है, अपना चाकू पकड़ता है और उसे सीधा कुजी पर तान डालता है। वो ठंडे स्वर में उस आदमी को याद दिलाता है कि उसने अभी तक पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो जानना चाहता है कि क्या कुजी ने माई को इसलिए ले जाने दिया ताकि वो उसे रिक्रूट कर सके। अपनी आवाज को शांत रखते हुए कुजी जवाब देता है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसका गुस्सा उस पर निकालने का कोई कारण नहीं है। वो आदमी फिर पूछता है कि क्या वो उसके साथ मरना पसंद करता। इससे पहले कि तनाव टूटे, राहुल अचानक दरवाजा लात मारकर खोलता है और उसकी आवाज बीच में आती है जब वो हमारे लड़के को चाकू नीचे रखने के लिए कहता है। अपने चेहरे पर एक गंभीर लुक के साथ वो उस आदमी को ताना मारता है, ये कहते हुए कि ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन एक खतरनाक ग्रुप है जो दुनिया को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है और अब उसके पागल पूर्व सदस्यों में से एक वहां बैठकर उन्हें लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। कुजी बीच में आकर समझाता है कि आर्गोस मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हराने के लिए 2 चाबियां हैं। पहली गुंगीर है, जबकि दूसरी एक पवित्र खजाना है जिसे फेनरीर की सीड के रूप में जाना जाता है, कुछ ऐसा जिसे वो हर कीमत पर बचाने के लिए दृढ़ हैं। ये सुनकर हमारे हीरो का दिमाग तुरंत उस समय पर चला जाता है जब अकात्सुकी ठीक इसी कारण से युजुआ के पीछे गया था। वो फिर पूछता है कि वो उसे क्या उम्मीद करते हैं। ये सुनकर राहुल उसे फिर से छेड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं करता, ये कहते हुए कि अब वो आखिरकार सहयोगी लग रहा है। लेकिन तुजी उन्हें विश्वास दिलाता है जब वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लाना पहले से ही कुछ ऐसा है जो उसने उनके साथ या उनके बिना करने का फैसला कर लिया है। और राहुल सहमत होता है क्योंकि एक साझा लक्ष्य यह उसे भरोसा करने में आसान बनाता है। इसके साथ कुजी अपना प्लान बताता है। वो ऑर्गेनाइजेशन की एक मुख्य सुविधा को टारगेट करने जा रहे हैं जहां हमारा हीरो कभी काम करता था। कुछ ही लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। ये वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां एवलॉन नाम से जाने जाने वाले फोर्स्ड ह्यूमन एवोल्यूशन पर स्टडी की जाती थी। ये फेनरीर की सीड पर रिसर्च करने के लिए समर्पित एक स्पेशल टीम का घर भी है। अगर वो एवलॉन की जांच कर सकते हैं तो वो खजाने के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। हमारा लड़का सोचता है कि इससे उसे इस सच्चाई तक पहुंचने में भी मदद मिल सकती है कि युजुआ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। वो फिर कुजी से कहता है कि उसे ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स दे। जब आखिरकार वो दिन आता है, एक विमान एक अनजान स्थान के ऊपर ऊंचा उड़ता है। कुजी उसके पास खड़ा है, ये समझाते हुए कि अगर वो रिसर्च को चुराने और नष्ट करने में सफल हो जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा झटका देगा। ऑपरेशन शुरू होने वाला है और जैसे ही वो मिशन के लिए खुद को तैयार करता है, घड़ी की सुई चलती है और इन्फिल्ट्रेशन शुरू होने से पहले सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जब चॉपर को टारगेट लोकेशन तक पहुंचने में 3 मिनट बचे हैं, राहुल तुजी पर एक नजर डालता है और पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है। तुजी शांति से जवाब देता है कि उसे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा राहुल को। हालांकि अपने दिमाग में वो चुपचाप सोचता है कि जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार होने वाला है। अटैक शुरू होने से ठीक पहले ऑपरेशंस रूम में कुजी मिशन की डिटेल्स बताता है। वो समझाता है कि रिसर्च फैसिलिटी 2 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। जमीन के ऊपर का कॉम्प्लेक्स जिसमें 20 फ्लोर्स हैं और जमीन के नीचे का कॉम्प्लेक्स। अतीत में ये जगह असैसिन्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करती थी, लेकिन अब ये जेनेटिक मैनिपुलेशन के जरिए म्यूटेंट असैसिन्स पैदा करने के उद्देश्य से रिसर्च पर फोकस करती है। ये सुनकर रेखा कमेंट करती है कि ये मूल रूप से एक फैक्ट्री है जो आम इंसानों को दानवों में बदलती है। अपनी ब्रीफिंग जारी रखते हुए कुजी बताता है कि उनका मुख्य टारगेट जमीन के नीचे के सेक्शन के 3रे फ्लोर पर स्थित है, जहां सबसे मूल्यवान डेटा स्टोर किया गया है। इसमें फेनरीर की सीट पर महत्वपूर्ण रण जानकारी शामिल है। फिर राहुल मिशन का उद्देश्य बताता है कि डेटा प्राप्त करना है और यदि संभव हो तो फैसिलिटी को पूरी तरह से नष्ट करना है। इसके लिए वो 2 टीम्स में बटेंगे, जिनमें से एक सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भटकाएगी जबकि दूसरी बिल्डिंग में घुस जाएगी। हालांकि एवलॉन एक अत्यंत गोपनीय फैसिलिटी है, इसकी सुरक्षा एक सही मिलिट्री बेस के लेवल की नहीं है। फिर भी इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल होगा
क्योंकि उन्हें इंटरनल लेआउट की सटीक जानकारी नहीं है। तूजी खुद इन्फिल्ट्रेशन संभालने के लिए वॉलंटियर करता है, लेकिन रॉल उसे एक चतुर जवाब देता है, ये कहते हुए कि शुरू से यही प्लान था, और इशारा करते हुए कि वो पहले से ही जानता है कि तूजी को अब तक जिंदा क्यों रखा गया है। एक चतुर मुस्कान के साथ राहुल कहता है कि मारे लड़के की जिंदगी विश्व शांति के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और आगे कहता है कि वो उसके साथ अंदर जाएगा, मतलब उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। सिर्फ 90 सेकंड्स बचे होने पर राहुल और रेखा अपने अंतिम निर्देश देना शुरू कर देते हैं। वो आदमी सबको अपनी निर्धारित पोजीशंस पर बने रहने का आदेश देता है, जबकि रेखा टीम को बताती है कि 10 लोग उसके साथ छत पर जाएंगे और 10 लोग मुख्य गेट की तरफ जाएंगे। वो समझाती है कि उनका काम एक शोर शराबे वाला, ध्यान खींचने वाला प्रवेश बनाना है, ताकि सिक्योरिटी बिजी रहे, जिससे तूजी और राहुल को अफरा तफरी के दौरान अंदर घुसने का मौका मिले। हमारा हीरो उसे विश्वास दिलाता है कि वो इसे बिना किसी विफलता के कर लेंगे, और राहुल उसे सूचित करता है कि वो दक्षिण तरफ से प्रवेश करेंगे। जैसे ही रैंप खुलता है, राहुल नोटिस करता है कि वो घने बादलों के बीच मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा है, लेकिन हमारा लड़का जवाब देता है कि वो साफ तौर पर एवलॉन को अपने ठीक नीचे सेंस कर सकता है। जैसे ही उनका लैंडिंग पॉइंट नजदीक आता है, तूजी राहुल की तरफ मुड़ता है और जोर से ऐलान करता है कि वो अब गुंगीर नहीं रहेगा, वो काइडो फुजीवारा है। इसके साथ ऑपरेशन शुरू होता है और सभी प्लेन से कूदना शुरू कर देते हैं। हमारा हीरो हवा में उड़ता है और राहुल उसे कहता है कि वो बहुत तेज जा रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी है जहां वो असैसिन्स को ट्रेन करते हैं, और यहां उसे पता चलेगा कि युजुआ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब वो पैराशूट डिप्लॉयमेंट जोन तक पहुंचते हैं, सभी अपने पैराशूट्स खोलते हैं और सुरक्षित लैंड करते हैं। राहुल तूजी से बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि हमारा लड़का मरने वाला है, लेकिन पता चलता है कि वो इस तरह के स्टंट्स का काफी आदी है। उसकी लगातार बकबक से साफ तौर पर चिढ़कर हमारा लड़का उसे कहता है कि किसी के देखने से पहले अपना पैराशूट जल्दी से छुपा ले। वो झाड़ियों में छिप जाते हैं और एरिया का जायजा लेते हैं, और राहुल कहता है कि चीजें कूजी के बताए अनुसार आराम से चल रही हैं, इसलिए उन्हें दक्षिणी प्रवेश द्वार से आसानी से घुस जाना चाहिए। वो तूजी से कहता है कि वो शटर खोलेगा, और अचानक ऊपर छत पर एक धमाका होता है। रेखा मैसेज भेजती है कि प्लान के मुताबिक दोनों स्क्वाड्स ने डिवर्जन शुरू कर दिया है, इसलिए वो उन दोनों को जल्दी से फैसिलिटी में घुसने के लिए कहती है। जब राहुल शटर खोलता है, हमारा लड़का वहां खड़ा सोचता है कि आखिरकार ये सच में शुरू हो गया है। जैसे ही शटर खुलता है, राहुल उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि वो पीछे आएगा। साइरन्स बजने लगते हैं और फैसिलिटी में एक इमरजेंसी घोषणा की जाती है कि कुछ संदिग्ध गतिविधि है और सिक्योरिटी टीम को तुरंत छत और मुख्य गेट की तरफ जाना चाहिए। फैसिलिटी के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी पर कौन हमला करेगा। जबकि सारी सिक्योरिटी बिजी है, तूजी और राहुल जल्दी से हॉलवे से एक साथ गुजरते हैं। राहुल सोचता है कि रेखा और बाकी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सोचता है कि क्या सारी सिक्योरिटी छत और मुख्य गेट पर चली गई है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा शांति है। अचानक तूजी 4 दुश्मनों को आते हुए महसूस करता है, इसलिए वो जल्दी से कोने में जाता है और उन पर पहले हमला करता है। वो पहले वाले को सिर पर एक मुक्का मारकर गिरा डालता है और बाकी उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तेजी से हिलता है और उन्हें भी सिर्फ एक तेज मुक्के से गिरा डालता है। राहुल ये देखकर हैरान है कि उसने कितनी तेजी से सिर्फ एक चाकू से 4 दुश्मनों को मार डाला, और वो सोचता है कि जब वो उन दोनों से लड़ा था तब वो कितना पीछे हट रहा था। तूजी उसे बताता है कि सीढ़ियां आगे ही हैं और उन्हें अब जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। ये सब एक मॉनिटर पर देखते हुए इजुमो कहता है कि वो सिर्फ 2 लोगों के साथ फैसिलिटी में घुस रहे हैं, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने उनके एनहांस्ड असैसिन्स को बहुत आसानी से हरा दिया। इस बीच ओमेगा उसे कहता है कि ये बंदे काफी डिलिशियस लग रहे हैं, और इजुमो से पूछता है कि अगर वो उन दोनों को खत्म कर दे तो क्या वो जो चाहे कर सकता है, सबकी तरह आजादी चाहते हुए। एक शरारती मुस्कान के साथ इजुमो सहमत हो जाता है और उसे बताता है कि ओडिन द्वारा उसे सौंपा गया काम हर कीमत पर एवलॉन की रक्षा करना है। वो उसे बताता है कि वो उसकी शक्ति देखना चाहेगा, और अगर वो ये करता है तो वो न सिर्फ अधिकृत तौर पर एक लांस के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा, बल्कि 12 डिवाइन स्पीयर्स का हिस्सा भी बन जाएगा। ये सुनने के बाद दिक्के आद ओमेगा जोश से भर जाता है, क्योंकि ये पहली बार है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक एक्सपेरिमेंट के बाहर करेगा और उसे इंसानों को मारने की भी इजाजत है। दूसरी तरफ राहुल हमारे लड़के से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना है क्योंकि दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन वो बस वहीं खड़ा रहता है। जबकि वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, तूजी वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि ये वो जगह है जो सिर्फ उसके जैसे मजबूत कातिल पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है, अमानवीय प्रयोगों के जरिए। इसलिए वो उनके इस टेढ़े विश्वास को रिजेक्ट करेगा कि दुनिया बदलने का एकमात्र तरीका मासूम लोगों की जान लेना है।